टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है या मेंटेनेंस की परिभाषा क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि मेंटेनेंस का जो हिंदी अनुवाद है रख रखाव। तो अगर हम रख रखाव से ही समझें तो जो मेंटेनेंस की परिभाषा है वो यह है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे ऑफिस एरिया में जो मशीनें हैं, यूटिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनको टाइमली चेक करना, उनकी सर्विसिंग करना, उनको रिपेयर करना, उनको मेंटेन रखना ही मेंटेनेंस है। मतलब कि हमारे कंपनी के अंदर जो भी मशीनें हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना कि उनमें चलते हुए कोई ख़राबी ना आए और वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें, उसी को हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अब मेंटेनेंस भी कई प्रकार की होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब ये जो पांचों की पांचों मेंटेनेंस के प्रकार हैं वो क्या हैं, उनका क्या मतलब है और उनको कैसे किया जाता है, इनको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो मेंटेनेंस का प्रकार है, जनरली जो ज़्यादातर फॉलो किया जाता है नॉर्मल कंपनीज़ के अंदर, वो क्या है हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब टूट फूट जाना या बिल्कुल बंद पड़ जाना। तो ऐसी मेंटेनेंस की प्रक्रिया जब परफॉर्म की जाती है कि जब मशीन हमारी बिल्कुल खड़ी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। या दूसरे भाषा में हम यही बोल सकते हैं कि जो लोग हैं वो इक्विपमेंट के ख़राब होने का इंतज़ार करते हैं जब तक कि इक्विपमेंट बिल्कुल ख़राब होकर के खड़ा ना हो जाए, हमें रास्ते में खड़ा ना कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के कुछ हम अपने जर्नल लाइफ से उदाहरण देख लेते हैं कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते बाइक की चेन का टूट जाना, हमने ध्यान नहीं दिया, बाइक की चेन टूटने वाली थी और वो रास्ते में जाके टूट गई और हमें बीच रास्ते पे खड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है। ऐसे मशीन का चलते चलते रुक जाना कि भाई मशीन एकदम सही काम कर रही थी, हो सकता है उससे कुछ आवाज़ें आवाज़ें आ रही हों लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और मशीन एकदम से खड़ी हो गई, तो ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। जब हम उसको ठीक करेंगे खड़े होने के बाद, उसको हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहेंगे। इसी तरीके से कि हमारे टायर की कंडीशन ठीक नहीं थी, हमें पता था कि हम उसको ठीक करा सकते हैं पहले ही, लेकिन हमने उसको ठीक नहीं कराया, हम उसी टायर पे गाड़ी को चलाते रहे और टायर फट गया। अब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचा। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब की जाती है, जब हमारे पास कोई इलाज ना बचे, हमें इक्विपमेंट बीच रास्ते में बिल्कुल एकदम खड़ा कर दे कि भाई अब मैं नहीं चलने वाला, अब चाहे तुम कुछ कर लो। तो वो मेंटेनेंस जब की जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है मेंटेनेंस का, वो है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है, प्रिवेंट, हमें प्रिवेंट करना है कि हमारी मशीन ब्रेक डाउन में ना जाए। और उसको करने के लिए जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया की जाती है कि हमारी मशीन ब्रेक डाउन में ना आए, हमारी मशीन ख़राब ना हो, उसके लिए हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल में लेके आते हैं, जो जो तकनीक अप्लाई करते हैं, जो जो हम मेंटेनेंस की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या निवारक रख रखाव। क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या निवारक रख रखाव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है कि जो हमारा इक्विपमेंट है कभी भी ब्रेक डाउन में ना आए, मतलब कि जो लॉस टाइम है वो हमेशा ब्रेक डाउन की वजह से वो ज़ीरो रहे, कि हमारा इक्विपमेंट कभी खड़ा ना हो, हमेशा रनिंग की कंडीशन में हो, हम पहले ही प्रिवेंट कर लें ब्रेक डाउन को, उसी को हम बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी जो है वो दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर क्या है, पहला प्रकार हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस और दूसरा प्रकार है हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस को हम आवधिक रखरखाव भी बोलते हैं और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को हम अनुमानित रखरखाव भी बोलते हैं।
तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। फर्स्ट इज पीरियोडिक मेंटेनेंस, सेकंड इज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अब जान लेते हैं कि ये पीरियोडिक मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पहला प्रकार है वो है पीरियोडिक मेंटेनेंस। जैसा कि इसके नाम से ही हम पहचान सकते हैं, अगर हम सही से अनुवाद करें, पीरियोडिक, पीरियोडिक किससे बना है? पीरियड से। पीरियड क्या होता है? समय अंतराल या अवधि। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस का हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? आवधिक रख रखाव। तो ऐसी मेंटेनेंस प्रक्रिया जो हम एक निश्चित अवधि के बाद करते हैं, मतलब एक डिफाइंड टाइम के बाद करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मेंटेनेंस। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है कि जो हम बाइक लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, उसमें क्या होता है? पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है। हमें बुकलेट दे दी जाती है और उस पर लिखा होता है या तो आप इसको 6 महीने में सर्विस करा लें या इतने 1000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? एक पीरियड डिफाइन कर दिया कि इस पीरियड के बाद हमें अपनी मशीन की मेंटेनेंस या हमारी बाइक की मेंटेनेंस हमें करानी है। इसी तरीके से कंपनीज़ के अंदर भी पीरियोडिक मेंटेनेंस की जाती है कि मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान बनाया जाता है कि हम हर 6 महीने में इस मशीन में ये प्रक्रिया करेंगे जिससे कि हमारी मशीन ख़राब ना हो। और जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसके अंदर क्या किया जाता है? जनरली मशीन को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि क्या क्या उसके अंदर ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ब्रेक डाउन आ सकता है। ऐसी चीज़ों को हम पहले ही चेक कर लें और उनमें कोई कमी है तो उसको पहले ही चेंज कर लें। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये एक पीरियोडिक मेंटेनेंस की चेक शीट है जो कि एक कार की है। इसके अंदर क्लियरली लिखा होता है फर्स्ट फ्री सर्विस पे आपने ये कराना है, सेकंड पे ये कराना है, थर्ड पे ये कराना है, और इतने किलोमीटर के बाद हम ऑयल चेंज करेंगे, इतने किलोमीटर के बाद हम फ़िल्टर चेंज करेंगे, या इतने समय के बाद हम ऑयल चेंज करेंगे, इतने समय के बाद हम फ़िल्टर चेंज करेंगे। तो ये क्या है? हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस या आवधिक रख रखाव। अब जो दूसरे तरीके का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है हमारा, वो होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि हमने अनुमान लगा लिया, हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि मेरा इक्विपमेंट फेल होने वाला है। अनुमान कैसे लगाया? अनुमान एक तरीका तो ये है कि हमारी मशीन ने आवाज़ करना शुरू कर दिया, हमें आवाज़ आनी शुरू हो गई। प्रिडिक्ट कर लिया हमने कि मेरी मशीन आवाज़ कर रही है, उसकी चेन ढीली हो गई है, चेन आवाज़ कर रही है, तो हो सकता है ये चेन ख़राब होने वाली है या टूटने वाली है, मैं इसको पहले ही टाइट कर दूं या इसको पहले ही चेंज कर दूं। तो ये क्या किया? मशीन ने पहले ही हमें प्रिडिक्शन दे दी कि मैं ख़राब होने वाली हूं या ब्रेक डाउन होने वाला है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक तो हम अनुमान कंडीशन देख के भी लगा सकते हैं, दूसरा हम डेटाबेस पे भी लगा सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इतना चलने के बाद मशीन में ये दिक्कतें आ रही हैं और ये आ सकती हैं, तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया और मशीन को मेंटेन कर दिया। तो जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो क्या है? हमारी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। और जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है वो क्या है? हमारी कंडीशन बेस्ड। पीरियोडिक कब करेंगे? एक निश्चित समय अंतराल के बाद। और प्रिडिक्टिव कब करेंगे? जब हम मशीन की कंडीशन को प्रिडिक्ट करेंगे कि इट इज़ अबाउट टू ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन होने वाली है। समझ में आया आपको? अब सबसे आखिरी जो टाइप है वो है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। बेसिकली करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि जब मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, हमने उस पर कोई स्पेयर पार्ट उसका चेंज किया या उसको रिपेयर किया, तो मशीन जो ब्रेक डाउन होने से पहले जिस कंडीशन में थी या ओरिजिनल कंडीशन में थी, जो वो एक्यूरेसी में काम कर रही थी, जिस लिमिट के अंदर काम कर रही थी, अगर हम उसको उसी कंडीशन के अंदर ले आते हैं और मशीन को इस हिसाब से मेंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करेक्टिव मेंटेनेंस या सुधारात्मक रख रखाव। ठीक है, तो हमने क्या क्या इसके अंदर जाना? हमने सबसे पहले जाना ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, उसके बाद हमने जाना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी 2 प्रकार जाने, पीरियोडिक मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, और सबसे आखिरी में हमने जाना करेक्टिव।
टीपीएम के 8 पिलर के बारे में जानने से पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि टीपीएम होता क्या है। टीपीएम की फुल फॉर्म होती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कुल उत्पाद रखरखाव। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, टीपीएम इज अ कल्चर दैट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस थ्रू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद एम ऑफ कीपिंग ऑल मशीन इन टॉप वर्किंग कंडीशन थ्रू आउट द लाइफ। मतलब टीपीएम एक ऐसा कल्चर है जो कि हमारे प्लांट के अंदर सभी लोगों को इन्वॉल्व करता है और जितनी भी हमारी पुरानी मशीनें हैं उनको ऐसे मेंटेन करके रखता है कि जैसे नई मशीन हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाए। इसको हम मेडिकल साइंस ऑफ मशीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली जो है मशीनों की इम्प्रूवमेंट को लेकर या मशीनों की आउटपुट को लेकर हम काम करते हैं। अब जो टीपीएम है 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होता है टोटल। टोटल का मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन, चाहे कोई टॉप लेवल का बंदा है चाहे कोई बॉटम लेवल पे, मतलब एक वर्कर भी और एक मैनेजर भी, सभी लोगों को टीपीएम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। दूसरा, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं या मशीनें हैं, सबको हम टीपीएम एक्टिविटी के अंदर सबको इन्वॉल्व होना है। तो ये तो मतलब हो गया टोटल का। दूसरा शब्द होता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, लॉस एंड कॉस्ट थ्रू इम्प्रूवमेंट्स। मतलब कि हमें अपने प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देना है, सारे वेस्टेजेस को, लॉसेस को और कॉस्ट को कम करके। तीसरा शब्द होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है जो जितनी भी हमारी मशीनें हैं उनकी हमें आउटपुट बढ़ानी है और उनको ऐसे मेंटेन करके रखना है कि जैसे वो ब्रांड न्यू थी। ब्रांड न्यू का मतलब है जब वो हम कोई मशीन लेते हैं स्टार्टिंग में, या कोई गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं, जैसे वो स्टार्टिंग में परफॉर्म करती है, स्टार्टिंग में जो आउटपुट देती है, उसको इस हिसाब से हमें मेंटेन करना है टीपीएम एक्टिविटी के थ्रू कि वो थ्रू आउट द लाइफ सेम आउटपुट दे। तो ये तो मतलब हो गया टीपीएम का। दोस्तों, अगर टीपीएम अगर बोला जाए तो ये एक सोच में बदलाव भी है। जैसे कि हमारी जो सोच थी पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या थी कि आई ऑपरेट यू फिक्स या यू मेंटेन। ऑपरेटर बोलता था कि मेरा काम है चलाना और आपका काम है मेंटेन करना। किसको बोलता था? मेंटेनेंस वालों को, कि मैं तो मशीन चलाऊंगा, सिर्फ मैं मशीन चलाना जानता हूँ, मेंटेन करना मेरा काम नहीं है। ये क्या था? पुराना तरीका या पुरानी सोच। लेकिन टीपीएम ने इस सोच को बिल्कुल बदल के रख दिया। टीपीएम ने क्या बोला कि मशीन को मेंटेन करना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हम सब ओनर हैं हमारी मशीनों के। इन्होंने जो आई ऑपरेट यू फिक्स यू मेंटेन का फ्रेज है उसको बदल दिया आई ऑपरेट आई मेंटेन। मतलब कि मैं ही मशीन चलाऊंगा और मैं ही मेंटेन करूंगा, क्योंकि जब मैं मशीन चलाता हूँ या मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ या मैं अपनी बाइक चलाता हूँ तो मेरे से ज़्यादा, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता मेरी मशीन के बारे में। इसलिए टीपीएम ने क्या किया? टीपीएम अप्रोच लेके आया, आई ऑपरेट आई फिक्स या आई मेंटेन। मैं चलाऊंगा, मैं ही मेंटेन करूंगा। अब जान लेते हैं टीपीएम के ऑब्जेक्टिव या टीपीएम का टारगेट क्या है। दोस्तों, टीपीएम का टारगेट होता है जीरो बैड। जीरो बैड का मतलब है कि हमें जीरो ब्रेकडाउन करना है। मशीनें जितनी भी हैं प्लांट के अंदर वो कभी ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए, उनमें कभी भी ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए जिससे कि हमारा टाइम लॉस हो या प्रोडक्टिविटी लॉस हो। दूसरा है जीरो एक्सीडेंट। टीपीएम ये भी टारगेट करता है कि मशीनों के अंदर कोई एक्सीडेंट ना हो, प्लांट के अंदर कोई एक्सीडेंट ना हो, मैन पावर से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट ना हो। तो टीपीएम जो हम करते हैं तो हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमारा प्लांट के अंदर जीरो एक्सीडेंट हो। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जीरो डिफेक्ट्स। जीरो डिफेक्ट्स का मतलब है कि मशीनों को हम ऐसा मेंटेन करें या हम ऐसे सिस्टम या ऐसे प्रोसीजर बनाएं कि हम डिफेक्ट प्रूफ मटेरियल बनाएं। मतलब कि हम जो मटेरियल बनाएं फर्स्ट टाइम राइट ही निकले। ऐसा नहीं कि पहले हमने मटेरियल बना लिया फिर हम उसको छाट रहे हैं कि कौन सा ओके है कौन सा नॉट ओके है। कि हम अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को और अपने मशीनों को ऐसा मेंटेन करें कि फर्स्ट टाइम राइट ही निकले। तो ये तो हो गया टीपीएम का ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, अब जान लेते हैं टीपीएम के 8 पिलर के बारे में। जैसे कि अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक होती है छत, एक होती है बेस या फाउंडेशन। जो टीपीएम का हाउस है या टीपीएम का घर है उसकी जो बेस है या फाउंडेशन है वो है 5S। 5S की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि 5S होता क्या है। वैसे एक ब्रीफ में बता देता हूँ। 5S एक ऐसा कार्यस्थल प्रबंधन का तरीका है जिसमें कि जो भी वेस्टेजेज है उनको रिड्यूस किया जाता है, व्यवस्थित तरीके से सामानों को रखा जाता है और एक्सीडेंट कम से कम हो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। अब जो टीपीएम का हाउस है उसकी छत और बेस को जोड़ के क्या रखेंगे? उसकी दीवारें या पिलर।
तो टीपीएम के अंदर होते हैं टोटल 8 पिलर। पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जीशु हुसैन। ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब है अगर मैं मशीन चला रहा हूं तो मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूं, मैं ही उसका मालिक हूं, मैं ही उसको मेंटेन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मशीन चला रहा हूं तो उसको मेंटेन करने के लिए पड़ोसी आएगा या मेंटेनेंस वाला आएगा। डेली जब मैं मशीन ऑन करूंगा तो उसकी क्लीनिंग की, उसकी लुब्रिकेशन की, उसके इंस्पेक्शन की, उसमें कोई चीज़ लूज तो नहीं है, उसको टाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सबसे पहले जब मैं मशीन शुरू करी मैंने आगे सब कुछ चेक किया, ढंग से साफ सफाई करी, उसके बाद ही मैं मशीन को शुरू करूंगा। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, कि मैंने खुद ही अपनी मशीन मेंटेन करनी है। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है या बाइक होती है, साइकिल होती है, जो हम सुबह में निकलते हैं तो उस पर बढ़िया से कपड़ा मारते हैं, अंदर से साफ करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमें ना ये भी पता चल जाता है कि मशीन के अंदर कोई खराबी तो नहीं है या मेरी बाइक या गाड़ी के अंदर कोई खराबी तो नहीं है। इसलिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है या सबसे मेन पिलर है वो टीपीएम हाउस का वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जिशु हुजान। दूसरा पिलर होता है फोकस इंप्रूवमेंट या इसको हम इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं, जापानी में उसको बोलते हैं कोबेत्सु काइजन। इसमें क्या करना है, इसमें हम करते हैं कि हम अपने अपने एरिया में जो हमें गैप्स दिखते हैं, जो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट दिखते हैं, जो कमियां दिखती हैं, जिससे कि कॉस्ट कम हो, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि रिजेक्शन कम हो, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है, उन पे काइजन करना है, उन पे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये होता है फोकस इम्प्रूवमेंट, दूसरा पिलर। इसके बाद आता है तीसरा पिलर। तीसरा पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं या जितनी भी हमारी मशीनें हैं उनकी हम मेंटेनेंस की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो चाहे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो। उसके अंदर हम प्लान कर लेते हैं कि ये मेरी चीज 6000 घंटे चलने के बाद खराब हो जाएगी तो मैं उसको 5500 घंटे पे पहले ही बदल दूंगा, मैंने उसकी प्लानिंग कर ली। इसी तरीके से जैसे हम गाड़ियां जब हम अपनी चलाते हैं तो हमें शेड्यूल मिलता है कि हर 10,000 किलोमीटर के बाद हमें उसको मेंटेन कराना है या उसको रिपेयर कराना है या उसकी सर्विस करानी है। ऐसे ही मशीनों के भी प्लान बनते हैं, वीकली प्लान, मंथली प्लान, हाफ ईयरली प्लान और ईयरली प्लान। तो मशीनों में कुछ काम होंगे जो हमें वीकली करने हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो हमें मंथली करने हैं, कुछ काम होंगे जो हमने 6 महीने में करने हैं, जो कुछ काम ऐसे होंगे जो हमें साल में करने हैं। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, प्लांट मेंटेनेंस के अंदर। इसके बाद अगला पिलर आ जाता है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस क्या बोलता है कि हमें जो मटेरियल है पहली बार में ही ओके बनाना है, मतलब कि फर्स्ट टाइम राइट बनाना है। ऐसा नहीं करेंगे हम कि पहले हमने मटेरियल बना लिया और फिर हम उसको छाट रहे हैं, फिर जो ओके माल है उसको हम कस्टमर को भेज रहे हैं। कस्टमर को ओके क्यों भेजना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जीरो कंप्लेंट रहे। तो जीरो कंप्लेंट कब होगी, जब हम माल ओके बनाएंगे। तो क्वालिटी मेंटेनेंस क्या बोलता है कि हमें ऐसे सिस्टम डेवलप करने हैं या हमने अपनी मशीन को ऐसे मेंटेन करना है, उसको ऐसे सर्विस करनी है या उसकी ऐसे मेंटेनेंस करनी है कि वो जीरो डिफेक्ट का मटेरियल प्रोड्यूस करे, फर्स्ट टाइम राइट में ही मटेरियल निकाले, पहली बार में ही ओके निकाल दे। इसके बाद आता है अगला पिलर अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इसको हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट ये एक ऐसा पिलर है जिसके अंदर हम प्री प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या कोई मशीन लेने वाले हैं तो हम उसकी पहले ही प्लानिंग कर लेंगे, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जब हम डे 1 पे उसको लॉन्च करें या डे 1 पे पहली हम मशीन इंस्टॉल करें तो हम उससे पूरी आउटपुट ले पाएँ, कम समय में हम सारी चीज़ें ठीक से चला पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मशीन लगा ली, मशीन लगाने के बाद उसमें फिर दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो पिलर है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, इसी को लेके काम करता है कि हम प्री प्लानिंग कर लें किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगला पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर के अंदर हम क्या टारगेट करते हैं, हम टारगेट करते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे हों या बॉटम लेवल पे हों, हमने टारगेट ये करना है कि उनकी फुल ट्रेनिंग हो, जो जो वो काम कर रहे हैं उसको लेके फुली ट्रेन हो। जैसे अगर मैं मशीन चला रहा हूँ तो मुझे पूरी मशीन की नॉलेज हो कि मैं उसको चला भी सकूँ, उसको मेंटेन भी कर सकूँ। अगर कुछ और मेंटेनेंस वाले जैसे काम कर रहे हैं तो मेंटेनेंस वालों को भी प्रॉपर नॉलेज हो कि वो मेंटेन कर सकें उसको। तो ये क्या आ जाता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि हमने टारगेट करना है कि हमारी कंपनी के अंदर हर तरीके के एक्सपर्ट्स डेवलप हो जाएं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके के इश्यू आने में। इसके बाद आता है अगला पिलर सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। इसको हम SHE या शी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको HES भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है,
कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें जीरो एक्सीडेंट हो। जीरो एक्सीडेंट कैसे होंगे? हमने अपने प्लांट के अंदर जितने भी नियर मिस हैं, ऐसी कोई चीज जो एक्सीडेंट में बदल सकती है, उसे हम नियर मिस बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, जितने भी नियर मिस हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, चाहे हमारे वर्किंग एरिया में है या मशीन के पास है या मशीन के अंदर है। जब उनको नियर मिस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो टीपीएम क्या टारगेट करता है? जीरो एक्सीडेंट का। तो जीरो एक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलेगा? टीपीएम के 7th पिलर को इम्प्लीमेंट करने से। इसके बाद जो सबसे आखिरी पिलर है वो है ऑफिस टीपीएम। कुछ लोग ऑफिस टीपीएम का मतलब समझते हैं कि हमने टीपीएम एक्टिविटी ऑफिस में करनी है। ऐसा नहीं है। ऑफिस टीपीएम का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको मदद करनी है ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने में। जो ये 7 पिलर हैं इनको इंप्लीमेंट करने में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मदद करेगा सारे दूसरे स्टाफ की, जो टेक्निकल स्टाफ है। वो कैसे करेगा? वो मदद ऐसे करेगा कि जैसे हमने कुछ काम करना है, हमने ऑटोनोमस मेंटेनेंस ही करनी है, तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए हमने क्लिट शीट बना दी, चेक शीट बना दी कि भाई मैंने ये 10 काम करने हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसमें हमारी मदद करेगा। हमें कोई एसओपी बनाना है, कोई प्रोसीजर बनाना है, या कुछ भी मतलब हमें मेंटेन करना है, जो स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, तो एक तरीके से इन जो 7 पिलर है या 8 पिलर को बांधने का काम जो करता है वो करता है हमारा ऑफिस टीपीएम का पिलर, जो सबसे आखिरी पिलर है। अब हमने जान लिया टीपीएम क्या होता है, टीपीएम के 8 पिलर क्या होते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर हमें टीपीएम शुरू करना है किसी कंपनी के अंदर तो उसको कैसे शुरू करें। तो टीपीएम को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा करंट स्टेटस, कि हमारी कंपनी का करंट स्टेटस क्या है, उसको हमें मैप करना होगा, जिसे हम करंट स्टेट मैपिंग भी बोलते हैं या डीएसआर भी बोल देते हैं, डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट। हमने क्या किया? करंट स्टेट मैपिंग कर ली। उसके बाद क्या करेंगे? हम बनाएंगे टीम। हमने टीम फॉर्म करी, टीम से रिलेटेड कोर टीम हमने बना दी। उसके बाद ट्रेन किया लोगों को और आइडेंटिफाई किया मॉडल एरिया, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरी एक्टिविटी पूरे प्लांट में शुरू कर देंगे टीपीएम की तो नहीं होगा। तो जैसे हम 5S में एक्टिविटी शुरू करते हैं 5S मॉडल एरिया से, ऐसे ही हमें टीपीएम भी शुरू करना है 5S मॉडल एरिया और मॉडल मशीन से। जब हम मॉडल मशीन चूज करेंगे तो मॉडल मशीन का हम एक जो ऑनर बनाएंगे, जिसको ऑनरशिप देंगे, एक मैनेजर को देंगे, और जो उसका कोऑर्डिनेटर बनाएंगे उसका ऑपरेटर को बनाएंगे, ताकि वो ऑनर जो है, जो मैनेजर जो है, इन्वॉल्व हो और वो सारी चीजें देखे कि मशीन में क्या क्या कमियां हैं, उसको हम कैसे दूर करें, उस पर कैसे काउंटर मेजर लें। जब हम टीपीएम एक मॉडल मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, 8 के 8 पिलर हम उस पर जब लगा देंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे अगले एरिया में, या हम पूरे एरिया में भी उसको इम्प्लीमेंट। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे लोटो की फुल फॉर्म और लोटो की परिभाषा या डेफिनेशन। दोस्तों लोटो की जो फुल फॉर्म होती है लॉक आउट टैग आउट। लो से बना है लॉक आउट और टो से बना है टैग आउट। तो लोटो का मतलब हुआ लॉक लगाना और टैग लगाना, लॉक आउट टैग आउट। लोटो एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या उद्योगों के अंदर करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत के वक्त या मेंटेनेंस के वक्त जो भी हजार्डस या खतरनाक एनर्जी सोर्सेज हैं उनको कोई दोबारा से शुरू ना कर दे, दोबारा से चालू ना कर दे बिना मरम्मत को ख़त्म हुए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम लॉकआउट टैग आउट प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि मरम्मत खत्म होने से पहले कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या गलती से जो एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि बिजली है, पानी है, गैस है, उसको दोबारा से शुरू ना कर दे, और जो मशीन के ऊपर या प्लांट के अंदर व्यक्ति मेंटेनेंस कर रहा है या मरम्मत कर रहा है उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। अब ये जो हजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? ये हजार्डस एनर्जी सोर्सेज या खतरनाक एनर्जी सोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिर्फ एनर्जी का मतलब बिजली नहीं है, एनर्जी के कई सारे स्रोत हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट प्रकार के हजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैं या ऊर्जा स्रोत हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है या जो सबसे पहला है वह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम छू लें या हमें उसको टच कर लें तो हमें बहुत ज़ोर से झटका लग सकता है या करंट लग सकता है या हमारी मौत हो सकती है।
ऐसे ही पानी भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि सपोज हमने किसी पाइपलाइन के अंदर पानी भरा हुआ है और वो किसी ने गलती से एकदम से चालू कर दिया और उसी से मशीन चलती है, तो हमारी जान जा सकती है, दूसरे व्यक्ति को चोट लग सकती है। ऐसे ही कोई केमिकल है या कूलेंट है। कूलेंट, अगर आपने गाड़ी का रेडिएटर देखा हो, उस पे लिखा होता है कि जब गाड़ी चलने की स्थिति में हो या चालू स्थिति में हो, कूलेंट ढक्कन को ना खोलें। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम कूलेंट रोटेट कर रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हमारी मशीन के अंदर कहीं पे कूलेंट या कोई केमिकल यूज हो रहा है और चलती मशीन में हम उसको ठीक करेंगे, तो वो बाहर निकल के हमारी आंख में जा सकता है, नाक में जा सकता है और हमें क्षति पहुंचा सकता है। इसी तरीके से जो भाप है या स्टीम है, वह भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि पाइपलाइन के अंदर स्टीम है और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया और गैस जो है स्टीम लीक हो गई, तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से जो न्यूमेटिक या कंप्रेस्ड एयर है, वह भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है क्योंकि वह भी प्रेशराइज एयर होती है, वह भी हमें क्षति पहुंचा सकती है। नेचुरल गैसेस जैसे कि एलपीजी, पीएनजी वगैरह, ये भी हजार्डस एनर्जी सोर्स हैं। हम मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और उस पर जो है गैस फ्लो कर रही है और गलती से कहीं चिंगारी निकल गई और वह गैस लीक हो गई, तो आग लग सकती है और हमारी जान जा सकती है। तो लोटो सिस्टम को लागू करने से पहले इसलिए हमें हजार्डस एनर्जी सोर्सेज को पहचानना ज़रूरी है, ताकि हम ये ना सोचें कि सिर्फ बिजली ही हजार्डस एनर्जी रिसोर्सेज है या सोर्स ऑफ हजार्डस एनर्जी है। इसके बाद है हाइड्रोलिक्स, जहाँ पे मशीन या कोई भी उसका पुर्जा हाइड्रोलिक्स के थ्रू चल रहा है, हाइड्रोलिक पावर पैक के थ्रू चल रहा है, तो वो भी क्या है, एक हजार्डस एनर्जी रिसोर्स है। के बाद मैकेनिकल तो है ही, जहाँ पे कोई मैकेनिकल एक्टिविटी की वजह से या मैकेनिकल मोशन की वजह से एनर्जी मिल रही है, तो वो भी क्या है, एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है। कि जैसे कोई पहिया घूम रहा है और वो पहिए में हमारा हाथ आ जाए तो हमें चोट लग सकती है। तो इसलिए हमें इन सबको लॉकआउट टैग आउट करना ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है कि हमें हजार्डस एनर्जी को पहचानना ज़रूरी है। अब जो दोस्तों लोटो सिस्टम होता है, उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है लॉक। लॉक हमें कहाँ लगाना है, जो हमारे हजार्डस एनर्जी रिसोर्सेज के कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि एमसीबी हो गई, कंट्रोल वाल्व हो गई, कि जहाँ से जैसे हमारी पाइपलाइन के अंदर गैस जा रही है या तेल जा रहा है, तो हम उसकी वाल्व को बंद करके उसको लॉक लगा देंगे। ऐसे ही अगर हमारी एमसीबी से बिजली जा रही है, तो हम क्या करेंगे, एमसीबी को डाउन करके एमसीबी के ऊपर लॉक लगा देंगे। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, लॉकआउट, कि हमने जो है, जो एनर्जी सोर्स जहाँ से जा रहा है, जिस लाइन के थ्रू सप्लाई हो रहा है, उसको हमने लॉक कर दिया। लॉक करके चाबी अपने पास रख ली, ताकि गलती से भी कोई वह सोर्स को ऑन ना कर दे। आपने एक घटना कई बार सुनी होगी, आपके जान पहचान में भी, आस पड़ोस में भी, कि जी फलाना व्यक्ति मशीन के ऊपर काम कर रहा था या खब्बे पे काम कर रहा था बिजली के, या कूलर को चला रहा था या कूलर पे काम कर रहा था, और किसी ने पीछे से आके लाइट ऑन कर दी और उस बंदे की मौत हो गई। तो इसलिए लोटो सिस्टम लगाया जाता है कि गलती से भी या जानबूझकर कोई ऐसा ना कर सके। जब हमने उसको लॉक कर दिया, तो कोई कितनी कोशिश कर ले उसको ऑन नहीं कर पाएगा। और आपको लॉक का ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक लॉक की एक ही चाबी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने लोटो सिस्टम में जितने भी लॉक हैं उन सबकी कॉमन चाबी बना रखी है, तो उससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जाके उसको आसानी से खोल लेगा। इसलिए हमें क्या सुनिश्चित करना है कि लोटो सिस्टम के अंदर एक लॉक की एक ही चाबी होनी है। उसके बाद आती है दूसरी चीज, टैग। जो टैग आउट का टैग है, जब हमने उस पर लॉक लगा दिया सिस्टम के ऊपर, फिर वहां पे हम एक टैग लगाएंगे कि ये टैग किसने लगाया है। जो ऑथराइज पर्सन है उस पर लिखेगा ये टैग मैंने लगाया है, इस कारण से लगाया है और इतने बजे तक लगा रहेगा। तो ताकि जब वहां पर कोई व्यक्ति जाए तो उसको सूचना मिल जाए कि भैया ये लोटो सिस्टम लगा हुआ है, मशीन की मरम्मत चालू है और हमें इसको ऑन नहीं करना है। कर तो सकता ही नहीं है ऑन, वैसे भी उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई टैग द्वारा कि हमने इस मशीन को ऑन नहीं करना है, या ये मशीन अभी हमने ब्रेकडाउन के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर ली हुई है और इस पर लोटो लगा हुआ है। और जो तीसरी चीज है वह है हमारा लोटो स्टेशन। लोटो स्टेशन में क्या होगा, लॉक लगे होंगे, उनकी चाबियां होंगी और उनके टैग्स होंगे।
हमें एक सेंट्रलाइज जगह तो चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं सब अपने अपने जेब में चाबियां लेके घूम रहे हैं, ताले लेके घूम रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर एक लोटो स्टेशन बना देते हैं। वहाँ पर वो सारे लॉक लगे होंगे, टैग लगे होंगे, और जब भी कोई पर्सन लॉकआउट टैग आउट करने वाला है वह जाके वहाँ पर लॉकआउट टैग आउट कर सकता है। तो लॉकआउट टैग आउट भी हर कोई नहीं कर सकता। लॉकआउट टैग आउट भी जो निर्धारित व्यक्ति है वही कर सकता है। वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कर सकता है लॉकआउट टैग आउट की प्रक्रिया को। लॉक भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ तस्वीर के ऊपर देख रहे हो, ये एक सिंपल लॉक है। ये यहाँ पर ये जो हमारी जो हथकड़ी होती है उसके प्रकार का लॉक है। ये जो आपका दिख रहा है ना, कप्स की तरह है लॉक। तो जिस हिसाब से वॉल्व डिज़ाइन है, जिस हिसाब से हमारी एमसीबी डिज़ाइन है, उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉक हो सकते हैं। बस हमें इंश्योर क्या करना है कि एक लॉक की एक ही चाबी हमें यूज़ करनी है, या एक लॉक की एक ही चाबी होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको गलती से या जानबूझ के खोल ना सके सिस्टम को। कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो जानबूझकर भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं। हर फैक्ट्री के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अब हम जान लेते हैं कि किसको अथॉरिटी है लॉकआउट टैग आउट करने की। तो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार के एम्प्लॉयज़ हैं। एक हैं ऑथराइज एम्प्लॉयज़ और एक हैं अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। ऑथराइज एम्प्लॉयज़ वह एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अथॉरिटी है कहीं पर भी एज पर प्लान लोटो सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन हो गए, ऑथराइज एम्प्लॉयज़। उन्हीं को सिर्फ अथॉरिटी है। मान लो कंपनी के अंदर 5 लोग हैं, तो 5 लोग ही सिर्फ लोटो सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। वही लगाएंगे जहाँ भी जाके ताला लगाना है, वही लगाएंगे जहाँ भी जाके टैग लगाना है। दूसरे होते हैं अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ क्या हैं कि वह एम्प्लॉयज़ जो लोटो सिस्टम लगने से प्रभावित होंगे। ऑथराइज पर्सन क्या हो गए, सपोज मेंटेनेंस वाले। मेंटेनेंस वालों को है कि वो लोटो सिस्टम जाके लॉकआउट टैग आउट कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर। अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, जो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं। या अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ के अलावा सारे लोग जो हो गए वो हो गए अफेक्टेड एम्प्लॉयज़, चाहे वो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वर्कर है, मशीन ऑपरेटर है, हेल्पर है, कोई भी हो। ऑथराइज के अलावा जो भी व्यक्ति बचे कंपनी के अंदर वो हो गए सारे अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। आपने लोटो के बारे में जान लिया, लोटो की फुल फॉर्म जान ली, हजार्डस एनर्जी के सोर्सेज जान लिए कि क्या क्या हजार्डस एनर्जी हैं और हमने उन पर कैसे कैसे ध्यान रखना है। इसके बाद आपने जान लिया ऑथराइज एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं और अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। अब ये सब जानने से आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे। आप उसका भी एक पूरा प्रोसेस है कि अगर आपको कहीं पे लोटो अप्लाई करना है तो हमने क्या क्या स्टेप सिक्वेंसली फॉलो करने हैं। तो ये जान लेते हैं कि ये 6 स्टेप लोटो इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या हैं। जिसके अंदर है सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर हमें क्या करना है कि जहाँ जिस एरिया या जिस मशीन के अंदर हम लोटो अप्लाई करने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं, कौन से हाइड्रोलिक हैं, कौन से न्यूमेटिक हैं, कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज है उस मशीन के ऊपर या उस एरिया के अंदर, उसकी हमें पूरी जानकारी एकत्रित करनी है। दूसरा जो स्टेप है वह है शटडाउन। शटडाउन के अंदर हमें क्या करना है, शटडाउन के अंदर हमें उस मशीन को बंद कर देना है विद प्रॉपर प्लानिंग, कि उस एरिया में जो काम कर रहे हैं लोग या उस एरिया का सुपरवाइजर है उसकी जानकारी में होना चाहिए कि हम 9 बजे से 10 बजे तक ये शटडाउन लेने वाले हैं। आपको जो भी काम निपटाना है उससे पहले निपटा लो या उसके बाद आप उस काम को कर सकते हो। तो शटडाउन के अंदर क्या किया हमने, जाके जो भी वॉल्व है, मान लो कोई स्टीम है या हाइड्रोलिक है तो हमने वॉल्व को बंद कर दिया, और कोई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हमने जाके एमसीबी को या मेन स्विच को डाउन कर दिया। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड स्टेप हो गया शट डाउन। इसके बाद आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन के अंदर हमें क्या करना है कि उस मशीन को जो चीज़ सप्लाई कर रही है, शटडाउन में हमने क्या किया, उस मशीन को बंद कर दिया, ठीक है। आइसोलेशन के अंदर हमने क्या करना है कि जो उस मशीन को जहाँ से मेन सप्लाई मिल रही है वहाँ जाके हमने आइसोलेट कर दिया, उसको भी हमने मेन स्विच को गिरा दिया। एक तो हमने मशीन का मेन स्विच गिरा दिया, सेकंड स्टेप के अंदर मशीन की सारी वॉल्व्स वगैरह सब हमने बंद कर दी। उसके बाद आइसोलेशन फेज के अंदर जाके जो उस मशीन को जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ जाके हमने उसको शट डाउन कर दिया या उसको बंद कर दिया। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वह आता है लॉकआउट टैग आउट।
अब जो ये डिवाइसेस हैं जहाँ से उस एनर्जी मिल रही थी, जहाँ हमने उसको मेन स्विच को जाके बंद किया था, वहाँ पे जाके हमने लॉक लगाना है। लॉक लगा के चाबी, जो ऑथराइज पर्सन है जो उस मशीन पे काम करने जाएगा, सिर्फ उसी को अपनी जेब में वो चाबी रखनी है। ऐसा नहीं कि लॉक लगा के मैंने किसी और को दे दी, पता चला उसने पीछे से जाके ताला खोल दिया। तो जो मशीन पे काम करने वाला है वो लॉक लगाएगा और लॉक लगा के चाबी अपनी जेब में रख लेगा। साथ ही साथ उसके ऊपर एक टैग लिख के टैग टांग देगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये शटडाउन रहने वाला है। और जो इस पे काम कर रहा है उस व्यक्ति का वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होना चाहिए, ताकि किसी को अगर संपर्क करना है तो वहाँ से संपर्क कर सके। हमने क्या किया, पहले प्रिपेयर कर लिया, फिर उसको हमने शट डाउन किया, आइसोलेट कर दिया, उसके बाद हमने लॉकआउट टैग आउट जो है वो लगा दिए। पांचवा स्टेप है स्टोर्ड एनर्जी चेक। स्टोर एनर्जी क्या होती है, जैसे कि किसी भी सिस्टम के अंदर मान लो कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर का क्या काम है, एनर्जी को इकट्ठा करके रखना, स्टोर करके रखना। तो हमने ये चेक करना है कि कोई स्टोर एनर्जी तो नहीं रह गई सिस्टम के अंदर। मान लो हमने मेन लाइन तो बंद कर दी न्यूमेटिक की, लेकिन फिर भी पाइपलाइन के अंदर हो सकता है कि हवा रह गई हो, या कोई तेल रह गया हो जो हाइड्रोलिक है या डीजल है, या कोई स्टीम रह गई हो। तो हमने क्या करना है, स्टोर एनर्जी को चेक करना है कि कोई अगर स्टोर एनर्जी तो नहीं है, जितने भी गेजेस वगैरह लगे हैं उनको देखेंगे हम कि वो प्रेशर में उठ तो नहीं रहे हैं, डाउन होने चाहिए सारे। अगर ऐसे कोई स्टोर एनर्जी वहाँ पर है तो हम उसको क्या करेंगे, वॉल्व खोल के उसको रिलीज कर देंगे कि स्टोर एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा आता है अगला स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप, आइसोलेशन वेरिफिकेशन। कि हमने स्टोर एनर्जी भी चेक कर ली, अब आइसोलेशन वेरिफिकेशन करेंगे। मशीन के ऊपर जाके देखेंगे, जो ऑथराइज पर्सन है वह देखेगा कि सब कुछ स्टेप करने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं से कुछ हम करना भूल गए हों, कोई स्टेप लेना भूल गए हों, या एक आध हम जो है एमसीबी को ट्रिप करना भूल गए हों। तो वो जाके चेक करेगा हर पॉइंट के ऊपर जहाँ जहाँ से एनर्जी आ रही है कि कहीं से एनर्जी आ तो नहीं रही है, आइसोलेशन को वेरिफिकेशन करेगा। तो 5 स्टेप क्या है, प्रिपरेशन, शटडाउन, आइसोलेशन, लॉकआउट, टैग आउट, स्टोर एनर्जी चेक, आइसोलेशन, वेरिफिकेशन। तो ये सारे स्टेप करके आप लोटो सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति की आप जान बचा सकते हो। दोस्तों, हमारे लिए यह सिस्टम इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम एक छोटी कंपनी है या एक बड़ी कंपनी है। बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप है, तो हमें अपनी कंपनी के अंदर लोटो को लागू करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ तो दोस्तों फाइव आपको एस का वीडियो। सब सर्वप्रथम जो इस्तेमाल हुआ वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत जापान में किया गया, और इसको फिर बाद में धीरे धीरे पूरे दुनिया ने अपनाया। 5S जो है एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो कि हम हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे वर्क एरिया में हमें काम करने के हमारे तरीके में सुधार लाती है और उसे आसान बनाती है। साथ ही साथ जो उसमें हमारे एक्सीडेंट के चांसेस हैं, दुर्घटना होने के चांसेस हैं, उनको एलिमिनेट करती है और हमारी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार लाती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें कि 5S क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं और इसको कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5S हमें क्यों करना है। 5S इज़ अ बेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी कंपनी या संस्थान के लिए उसकी आधारशिला है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने अपना एक डायग्राम बनाया है जिसमें 5S के साथ आपको क्या बेनिफिट होंगे और 5S के बिना हमें क्या नुकसान है, जैसे कि अच्छी क्वालिटी, समय पे माल भेजना, कम खर्चा, सुरक्षा। ये हमारे बेनिफिट्स हैं जो हमें 5S से होने वाले हैं। वहीं ख़राब क्वालिटी, देरी से माल भेजना, ज़्यादा खर्चा होना और सुरक्षा ना होना, खतरनाक होना, ये इसके लॉस हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है 5S को करने का वो है, हम बोलते हैं उसको 30 सेकेंड रिट्रीवल रूल। मतलब कोई भी चीज़ आपको किसी भी वर्क एरिया में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्थान में अगर आप 30 सेकेंड में उसको ढूंढ सकते हैं तो आपकी कंपनी में 5S इम्प्लीमेंटेड है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा 5S को करने का यही है कि हम कोई भी चीज़ 30 सेकेंड के अंदर रिट्रीव कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। 5S है क्या? 5S जो है
5 जापानी शब्द हैं, ये 5 जापानी वर्ड्स हैं जो कि लेटर एस से स्टार्ट होते हैं, उनसे मिलके बना है, जिसमें फर्स्ट एस है सेरी, सेकंड इज सीटोन, थर्ड एस इज सीसो, फोर्थ एस इज सिकेत्सु एंड फिफ्थ एस इज शित्सुके। आपको अब इसको अंग्रेजी और हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी बताऊंगा। जैसे सेरी को हम बोलते हैं सॉर्टिंग या सॉर्ट, सही चयन करना या छटाई करना। सीटोन इज स्ट्रेटन और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित तरीका या सुव्यवस्था। थर्ड एस इज शाइन और क्लीनिनेस, हिंदी में साफ सफाई या चमकाना। फोर्थ एस इज स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज्ड, हिंदी में सही मानकीकरण करना। फिफ्थ एस इज सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन, हिंदी में स्वयं अनुशासन। तो हमने क्या जाना, 5S 5 एस के जो वर्ड हैं उनसे मिलके बना है, सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, सिस्सुके। सॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, हिंदी में सही चयन, सुव्यवस्था, साफ सफाई, सही मानकीकरण, स्वयं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ओई है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, वो 3 फैक्टर से मिलके बना है, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि ओई क्या है और इसके मेजर करने के क्या फायदे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ओई को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये अक्सर क्वेरी आती है मेरे पास कि हमें आप ओई कैलकुलेट करने का तरीका बता दीजिए। तो ओई को कैलकुलेट करने के लिए 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी, कि हमारी जो मशीन है वो किस रेशियो में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मशीन है जिसका अवेलेबल टाइम है, अवेलेबल टाइम क्या होता है, शिफ्ट का टाइम, शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, 12 घंटे, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, 1 घंटे का प्लान्ड स्टॉपेज है। प्लान्ड स्टॉपेज में क्या आ गया, जैसे कि हमारा लंच आ गया, चेंज ओवर्स आ गए, ये हमारे प्लान स्टॉपेजेस आ गए कि हमने प्लान कर लिया कि मैं 1 घंटे मशीन नहीं चलाऊंगा, ठीक है। 12 में से 1 घंटा वैसे ही माइनस हो गया, तो हमारे पास रह गए 11 घंटे। अब आ जाता है इसमें 1 घंटे का अनप्लैंड स्टॉपेज। अनप्लैंड क्या है, जो बिना योजना के या बिना किसी प्लानिंग के मशीन का स्टॉपेज हो गया, जैसे कि मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, नो ऑपरेटर हो गया, नो मटेरियल हो गया, ये हमारे क्या हो गए, अनप्लैंड स्टॉपेज, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्चुअल में प्रोडक्शन टाइम बचा वो क्या बचा, 10 घंटे का बचा। तो हमारा जो एबिलिटी का रेशियो है वो क्या हो गया, हमारा एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल टाइम। एक्चुअल रन टाइम कितना है, 10 घंटे, और अवेलेबल टाइम हमारे पास जो शिफ्ट टाइमिंग थी वो कितनी थी, 12 घंटे। तो हमने जो अपनी मशीन है उसकी एबिलिटी को कितना यूज किया, 0.83 या 0.83 या 83%। तो हमारा जो एबिलिटी रेशियो क्या हो गया, 0.83। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर मान लीजिए कि 12 घंटे की हमारी शिफ्ट टाइमिंग थी, लेकिन उसमें से चली हमारी मशीन सिर्फ 10 घंटे। अब क्या, उसने 10 घंटे में जो मशीन चली है उसने आउटपुट दी है 10 घंटे की, तो उसको हम कहां से निकालेंगे, परफॉर्मेंस रेशियो से। उसको निकालने का क्या तरीका है, मान लीजिए कि हमारी मशीन चली 10 घंटे, ठीक है, और 10 घंटे में हमारी मशीन क्या बना सकती है, 1000 पीस, यानी कि हर घंटे वो 100 पीस बना सकती है, ठीक है। बट उसने बनाए कितने, 800 पीस ही बना पाई। तो हमारा जो परफॉर्मेंस का रेशियो है वो क्या हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी या एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी। एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी कितनी है, 800 पीस, डिवाइडेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन। प्लान्ड प्रोडक्शन क्या हो गया, जो हमारा साइकिल टाइम है या स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है या थियोरेटिकल साइकिल टाइम है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या हो गई, 800 पीस, और प्लान्ड प्रोडक्शन क्या थी, 1000 पीस। जो हमारा जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम था उसके हिसाब से 1000 पीस बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने,
800 पीस, तो ये हमारा क्या हो गया 0.80 परफॉर्मेंस रेशियो। इसके बाद में आ जाता है तीसरा क्या है हमारा क्वालिटी रेशियो। सपोज जो हमने 800 पीस बनाए उसमें से 760 पीस अच्छी क्वालिटी थे, मतलब कस्टमर उनको एक्सेप्ट कर सकता है। हम अच्छी क्वालिटी रिवर्क वाले को नहीं मानेंगे। मान लीजिए हमने 800 पीस बनाए, उसमें से हमारे 40 पीस रिवर्क हो गए, ठीक है, या 40 पीस रिजेक्ट हो गए, या 20 पीस रिजेक्ट हो गए और 20 पीस रिवर्क हो गए, तो ओके हम सिर्फ उसी को मानेंगे जो एकदम फर्स्ट टाइम राइट निकला है, फर्स्ट टाइम राइट, जिसको हम बोलते हैं FTR। तो हमारे लिए ओके प्रोडक्ट क्या है, जो FTR है। रिवर्क करके भी जो ठीक कर दिया हम उसको FTR में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम रिवर्क में लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो ओके क्वांटिटी थी वो है 760 पीस, और जो टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो है 800 पीस। तो हमारा क्वालिटी रेशियो क्या हो गया 0.95 या 95%। अब जो है OE क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई फैक्टर है, मतलब कि एबिलिटी मल्टीप्लाई बाय परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी। तो हमारी जो एबिलिटी है वो है 0.83, जो परफॉर्मेंस है वो है 0.80, और जो क्वालिटी रेशियो है वो है 0.95। अब हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.83 इंटू 0.80 इंटू 0.95। तो हमारा जो है OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या निकल के आया 0.63। वैसे हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी हमारी मशीन ने ना 80% आउटपुट दे दी। अगर हम क्या करते हैं, जनरली परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। जनरली क्या करते हैं लोग, परफॉर्मेंस को मेजर कर लेंगे कि 8 घंटे मशीन चली और 8 घंटे में उसने इतने पीस बना दिए, ओए होए मेरी मशीन तो 95% दे रही है, 100% आउटपुट दे रही है, तो उसी में खुश हो गए। जबकि OEE क्या है, तीनों फैक्टर कि भैया जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है, क्या मेरी मशीन 24 के 24 घंटे चल रही है, 24 घंटे चलाऊं, 12 घंटे चलाऊं, 8 घंटे चलाऊं, मुझे तो मशीन पे जो ब्याज देना है या उसकी जो कॉस्ट है वो तो उतनी ही देनी है। जैसे किराया होता है ना, किराया चाहे आप अपनी कंपनी 8 घंटे चलाओ या 10 घंटे चलाओ या 12 घंटे चलाओ, वो तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो हमने एबिलिटी क्या है उसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ परफॉर्मेंस ही मेजर करके खुश हैं कि भैया मेरी मशीन तो 100% आउटपुट दे रही है, 90 पीस बनाने थे 90 पीस बना दिए। OE क्या कहता है, तीनों फैक्टर को आप कंसिडरेशन में लो। एबिलिटी देखो आपकी मशीन की क्या है, परफॉर्मेंस देखो क्या है, उसके बाद क्वालिटी रेशियो देखो, और तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकल के आता है 0.63। जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज होती हैं उनकी OE होती है 85 या 0.85 या 85%। अगर आपकी OE जो है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस 0.85 या 85% आ रही है, तो समझ लीजिए कि आप वर्ल्ड क्लास कंपनी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप इस रिजल्ट पे पहुंचने से पहले अपने डेटा को जरूर खंगालिए, क्योंकि बहुत सारा फेक डेटा होता है जिसके अंदर हम प्लैंड अनप्लैंड स्टॉपेजेस, दुनिया भर के स्टॉप होते हैं कि मशीन पे बंदा नहीं रहा, टॉयलेट चला गया 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, सेटअप के लिए वेट कर रहा है, क्वालिटी वाला आके देखेगा, जब ओके करेगा उसके बाद मशीन चलेगी, ठीक है। या रिवर्क आ गया, वो पार्ट को वहीं के वहीं ठीक कर रहा है फिर चला रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हमने उन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेना है, उसके बाद ही OE शीट हम बनाएं, और हम तरीके से तब मेजर कर सकते हैं OE को। तो ये सारे फैक्टर्स को आप रखते हुए एक एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर आप OE शीट डिजाइन कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी को कोई मदद चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको एक OE शीट रेफरेंस के तौर पे भी शेयर कर सकता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि OE को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे MTBF के बारे में। MTBF की फुल फॉर्म होती है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। MTBF के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी TPM सीरीज की 10वीं वीडियो है। इससे पहले मैं TPM से रिलेटेड
ऑलरेडी 9 वीडियोस बना चुका हूं, जो कि टीपीएम प्लेलिस्ट के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप लोगों को अगर टीपीएम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या टीपीएम के बारे में आपको सीखना है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके प्ले कर सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन भी दिख रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, MTBF की फुल फॉर्म होती है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब ये MTBF का मतलब क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है? MTBF is a method or matrix that describe the average time elapsed from one failure or breakdown to the next failure। MTBF एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा तरीका है जो हमें ये बताता है कि एक फेलियर से लेके दूसरे फेलियर तक या एक ब्रेकडाउन से लेके दूसरे ब्रेकडाउन तक एवरेज कितना टाइम लगता है। जब एक फेलियर आता है और दोबारा कोई फेलियर आता है, उन दोनों के बीच में कितना गैप रहता है, ये चीज हमें MTBF बताता है। तो MTBF को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। आपको और भी फॉर्मूले मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर, लेकिन मैंने इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है उसको भी समझ में आए कि MTBF क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, MTBF का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स और BD। ऑपरेटिंग टाइम या अप टाइम या नेट रन टाइम, ये तीनों सेम चीजें हैं। ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है कि जितनी देर मेरी मशीन चली उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग टाइम। इसमें से हम ब्रेकडाउन टाइम जो है माइनस कर देते हैं। नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है कि कितने ब्रेकडाउन हुए या कितनी बार मशीन खराब हुई या टूल खराब हुआ या कितनी बार फेलियर्स हुए। तो MTBF का फॉर्मूला समझ में आया, ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स और BD। अब इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि एक फेलियर आया, उसके बाद एक दूसरा फेलियर आया और इन दोनों के बीच में जो ये टाइम लगा इसको हम क्या बोलेंगे? MTBF। एक फेलियर के आने से लेके दूसरे फेलियर के आने तक बीच में जो टाइम हमें मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब अगला जो शब्द है वो है MTTR। MTTR की फुल फॉर्म होती है मीन टाइम टू रिपेयर। अब ये MTTR क्या है? MTTR is the average time that takes to repair something, either machine tool after a failure or breakdown। तो जैसे कि आप इस डेफिनेशन में समझ पा रहे हैं कि मीन टाइम टू रिपेयर या MTTR एक एवरेज टाइम है जो हमें किसी ब्रेकडाउन को ठीक करने में लगता है। मान लीजिए कि मेरे मशीन में कोई ब्रेकडाउन हुआ, उसको ठीक करने में मुझे एवरेज नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो वो मेरा क्या हुआ? MTTR। अब MTTR को भी निकालने का एक फॉर्मूला है। MTTR निकालने का क्या फॉर्मूला है? MTTR निकालने का फॉर्मूला है टोटल डाउन टाइम या टोटल ब्रेकडाउन टाइम, कितनी देर मेरी मशीन बंद रही या मेरा टूल बंद रहा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स, और कितने फेलियर हुए। इसको हम क्या बोलेंगे? MTTR। इसको भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई फेलियर आया, उसके बाद वो फेलियर ठीक हुआ, मतलब कि एक ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन फिर एंड हो गया या खत्म हो गया। तो इस दौरान जितना समय लगा उसको हम क्या बोलेंगे? MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर। अब इन दोनों चीजों को हम एक सैंपल केस या केस स्टडी से समझ लेते हैं या एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्शन यूनिट है जो 10 घंटे की शिफ्ट पे काम करती है, जिसमें क्या हुआ, 10 घंटे के दौरान 2 ब्रेकडाउन हो गए, ठीक है। और जो ब्रेकडाउन की ड्यूरेशन थी या जो ब्रेकडाउन का समय था वो था 1 घंटा, ठीक है। तो हमारा अप टाइम कितना हुआ? जो 10 घंटे की शिफ्ट है माइनस 1 घंटे का ब्रेकडाउन, 10 माइनस 1, तो हमारा अप टाइम कितना हो गया? 9 आवर्स। अब हमारा डाउन टाइम कितना हुआ? जो हमारा ब्रेकडाउन टाइम है वो कितना है? 1 घंटा, ठीक है। और नंबर ऑफ BD कितने हुए? 2, 2 बार ब्रेकडाउन हुआ। तो हमारा अप टाइम आ गया 9 आवर्स, डाउन टाइम आ गया 1 आवर और नंबर ऑफ BD आ गया 2 नंबर्स। अब MTBF और MTTR कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूला स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस जो हमें वैल्यू ऊपर दिख रही है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो MTBF कैसे निकालेंगे?
ऑपरेटिंग टाइम कितना है? 9 घंटे, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हैं? 2। तो हमारा MTBF कितना निकल के आया उस डे के लिए? 4.5 आवर्स, मतलब उस दिन के लिए हमारा MTBF निकल के आया 4.5 घंटे। हर 4.5 घंटे में एक फेलियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया MTBF। इसी तरीके से आएगा MTTR। टोटल डाउन टाइम कितना था? 1 घंटा। जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, टोटल डाउन टाइम है हमारा 1 घंटा। और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हैं? 2। तो हमारा MTTR कितना हुआ? 0.5 आवर्स। मतलब कि मैंने आधे घंटे में ब्रेकडाउन को ठीक कर दिया। अब ये MTBF और MTTR कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है और इसको मॉनिटर करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर देखा जाए कि हमारी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कर रहे हैं मशीनों की, वो कितनी इफेक्टिव है, वो हमें MTBF से और MTTR से ही पता चल सकता है। इसीलिए जो प्रोडक्शन हेड होता है और जो मेंटेनेंस हेड होता है, उनकी KPI के अंदर ये डाला जाता है कि दे हैव टू इम्प्रूव द MTBF एंड MTTR, कि उन्हें MTBF को बढ़ाना है और MTTR को इम्प्रूव करना है या घटाना है। तो मैट्रिक्स क्या रहेगी? अगर देखा जाए तो MTBF बढ़ना चाहिए, MTBF बढ़ना चाहिए। MTBF जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, मतलब उतना ज्यादा हमारी मशीन चल रही है, ठीक है। और MTTR क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ये क्या जताएगा हमें कि जब भी ब्रेकडाउन आता है तो हमारी मेंटेनेंस टीम बहुत ही प्रोएक्टिव है और वो तुरंत उस ब्रेकडाउन को ठीक कर देती है। तो MTBF कैसे जाएगा? अप डायरेक्शन में, और MTTR कैसे जाएगा? डाउन डायरेक्शन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 बिग लॉसेस के बारे में, कि वो क्या हैं, उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन। सन 1971 में जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस ने ये 6 बिग लॉसेस को डेवलप किया। उन्होंने इसलिए डेवलप किया कि जो हमारे इक्विपमेंट वो लॉसेस हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकें। कैटेगराइज कितनी कैटेगरी में कर सकें? 6 कैटेगरी में। और फर्दर उनको डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी के अंदर, जो कि एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी बेस है। क्योंकि हम OEE जब निकालते हैं तो वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। तो ये 6 बिग लॉसेज हैं, इनको हमने डायरेक्ट लिंक कर दिया जो 3 जो पैरामीटर हैं OEE को मेजर करने के लिए। वो इसलिए किया ताकि जब हम इन पे काम करें, इन 6 बिग लॉसेस पे काम करें, तो हमारी OEE इम्प्रूवमेंट हो और हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है, मशीन की प्रोडक्टिविटी जो है, वो इम्प्रूव हो। और इस OEE को बढ़ाने के लिए जो हमारी मदद करता है वो TPM करता है। जो TPM की एक्टिविटीज हैं वो हमारी हेल्प करती हैं इस OEE को इम्प्रूव करने के लिए, इन 6 लॉसेस को घटाकर। इसको मेमोराइज करने के लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म बनाई है, BCM3S या BCM-SSS। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और फर्दर इनको हम कैटेगराइज इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें डिसीजन किस लॉस के ऊपर लेना है। ऐसा नहीं हवा में तीर मार दिया। जब हमने डिफाइन कर दिया कि ये 6 लॉस हैं और ये वाला हमारा लॉस इस वाली कैटेगरी में जा रहा है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है डिसीजन लेना। इसलिए भी इन 6 बिग लॉसेस को जानना और आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना जरूरी है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये 6 बिग लॉसेस कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसको हमने लिंक कर दिया 3 चीजों से। 3 चीजें क्या हैं? एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, जो कि OEE को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो जो एबिलिटी से रिलेटेड लॉसेज हैं वो कौन कौन से लॉसेज हैं? सबसे पहला है अनियोजित रुकावट या बदलाव, अनप्लान्ड स्टॉप या ब्रेक डाउन हो जाना, मतलब बिना प्लानिंग के मशीन का रुक जाना। दूसरा है प्लान स्टॉप या चेंज ओवर्स। इसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर भी 2 लॉसेज हैं। पहला है स्मॉल स्टॉप या माइनर स्टॉपेजेस, दूसरा है स्लो साइकिल या स्पीड लॉसेस। तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारा पहला लॉस है प्रोडक्शन रिजेक्ट्स या स्क्रैप लॉस, और दूसरी कैटेगरी है स्टार्टअप लॉसेस या स्टार्टर रिजेक्ट्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम हर लॉस के बारे में जानें, हम जान लेते हैं कि ये जो 6 बड़े लॉसेज हैं इनका हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारे प्लांट की एफिशिएंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। सपोज हमारे पास टोटल टाइम है A प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसमें से हमने लॉस निकाल दिए पहली कैटेगरी के, जो हमारी पहली कैटेगरी है एबिलिटी वाली।
इसके अंदर ब्रेकडाउन्स हैं और चेंज ओवर्स हैं, या प्लान स्टॉप और अनप्लान स्टॉप दोनों हैं। वो हमने निकाल दिया, इसमें से बी माइनस कर दिया, हमारे पास रह गया सी इक्वल टू ए माइनस बी। उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचा उसमें से हमने फिर माइनर स्टॉप और स्पीड लॉसेस, जो दूसरी कैटेगरी होती है परफॉर्मेंस वाली, वो माइनस कर दिया। फिर हम आ गए तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी में हमने जो स्क्रैप जनरेट किया या स्टार्टअप में लॉस हुआ, क्योंकि जब स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो उस टाइम भी मशीन चल तो रही है, लेकिन वो क्या जो माल प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे काम का है नहीं है, तो इसलिए उसको भी हम टाइम में से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से जो स्टार्टअप में लॉस हो रहे हैं वो भी हमारे किसी समय काम नहीं आने वाला है, उसको भी हमने माइनस कर दिया। तो जब हम टोटल लास्ट में देखेंगे तो जो हमारा टोटल टाइम टू प्रोड्यूस था उसमें से बी, सी और एफ जो तीन हमने माइनस किए, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, लगभग 30 से 40% हमारा लॉसेस के अंदर चला गया, और हमारे पास जो टाइम रह गया वैल्यूएबल ऑपरेटिंग टाइम, तो वो रह गया जी। तो ये बहुत ही मेजर लॉस है। जो ये हम 6 बिग लॉसेस हैं, अगर इनको एक साथ देखें तो ये बहुत ही मेजर लॉस है। इसलिए इन लॉसेस को समझना और एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब एक एक करके 6 के 6 के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला है अनप्लान स्टॉप या अयोजित रुकावट। अनप्लान स्टॉप क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन के लिए टाइम था, हमने अनप्लान उसमें से मशीन को रोक दिया, मतलब बिना किसी प्लानिंग के मशीन को रोक दिया। मतलब हमने सपोज 12 घंटे की शिफ्ट लेके चले थे और 2 घंटे हमारी मशीन रुक गई बिना किसी प्लानिंग के, तो वो लॉस किस कैटेगरी के अंदर जाएगा? अनप्लान स्टॉप के अंदर या अनप्लान लॉस के अंदर जाएगा, ठीक है, या ब्रेकडाउन लॉसेस के अंदर जाएगा। अब ये जो अनप्लान स्टॉप्स हैं इसके क्या क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है इसका इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, मशीन का खराब हो जाना। ठीक है, मशीन खड़ी हो गई और मेरी 2 घंटे के लिए मशीन खड़ी है, मैंने टाइम पे मेंटेनेंस नहीं किया, मशीन ने मुझे जवाब दे दिया, वो क्या हो गया? अनप्लान स्टॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी टूल फेलियर, टूल खराब हो गया, मेरे चलते चलते डाई फट गई। तीसरा आ गया अनप्लान मेंटेनेंस, एकदम से आ गए जी मेंटेनेंस वाले, नहीं नहीं मशीन को खड़ी कर दो, हमें मेंटेनेंस करनी है, तो वो भी हमारा अनप्लान कैटेगरी के अंदर जाएगा। इसके अलावा क्या है? ऑपरेटर मौजूद नहीं है, शिफ्ट की मैंने प्लानिंग कर ली लेकिन ऑपरेटर नहीं आया, मशीन मेरी खड़ी है, तो वो भी मेरी लॉस कैटेगरी कौन सी होगी? अनप्लान स्टॉप। अब इनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इनको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें मैन मशीन मटेरियल की, और साथ के साथ जो टीपीएम की एक्टिविटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्लान स्टॉप या चेंज ओवर्स। प्लान स्टॉप क्या है कि हमने प्लानिंग के तहत प्रोडक्शन को रोका। मेरे पास 10 घंटे तो था काम करने के लिए, मैंने लेकिन आधा घंटे प्लानिंग के तहत प्रोडक्शन को रोक दिया। मेरे प्लान में था कि मैं आधा घंटा मशीन को रोकूंगा ही रहूंगा। अब वो जो अनप्लान जो था, अनप्लान के अंदर तो मशीन बिना प्लानिंग के रुक गई, और प्लान के अंदर क्या है? हमने प्लान किया मशीन को रोकने का और मशीन को रोका प्लानिंग के तहत। ठीक है, या चेंज ओवर लॉस के क्या क्या एग्जाम्पल है? मशीन पे चेंज ओवर होना, चेंज ओवर हो रहा है, टूल चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है, टूलिंग एडजस्टमेंट चल रही है, इंस्पेक्शन हो रहा है, इंस्पेक्शन मान लीजिए मेरा सेटअप अप्रूवल होना है, मशीन मेरी चालू हो गई 10 बजे, अब सेटअप अप्रूवल होना है, लेकिन क्या है जो क्वालिटी इंजीनियर है दूसरी मशीन पे अवेलेबल है, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा हम प्लानिंग नहीं कर सकते या प्रोडक्शन को चला नहीं सकते, या जितनी देर वो मटेरियल को चेक कर रहा है, अगर उसको 10 मिनट लगने हैं तो 10 मिनट लगेंगे, ये वो प्रोसेस का टाइम है, और उतनी देर क्या है मेरी मशीन खड़ी है, और ये प्लानिंग में भी है क्योंकि इंस्पेक्शन होना है, ये प्लान का पार्ट है। तो प्लान स्टॉप क्या है? जब हम प्लानिंग के तहत मशीन को प्रोडक्शन से रोकते हैं। अब इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक लीन का टूल है स्मेड, या सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई टूल जिग एंड फिक्चर। इस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। तो सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई के अंदर हम क्या करते हैं? जो सेटअप टाइम होता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको घटा देते हैं। टारगेट ये करते हैं कि उसको कम से कम में ले आए, सिंगल डिजिट में ले आए। तो स्मैड हम इम्प्लीमेंट करके चेंज ओवर्स को घटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? जो टीपीएम की एक्टिविटीज है उनको इंप्रूव करके भी हम अपने प्लान स्टॉप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है मेरी स्मॉल स्टॉप्स या माइनर स्टॉपेजेस। माइनर स्टॉपेजेस क्या है? मशीन का 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए रुक जाना। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अनप्लान स्टॉप में तो रुकी मेरी 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे।
प्लान स्टॉप में मैंने प्लान कर लिया आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा। और जो माइनर स्टॉपेजेस क्या हैं, ये भी एक तरीके की अनप्लान स्टॉप है, लेकिन क्या है ये बहुत छोटे छोटे हैं, जिसके अंदर 2 मिनट के लिए मशीन रुक गई, 1 मिनट के लिए मशीन रुक गई, और उसको ठीक भी कौन कर लेता है? ऑपरेटर ही खुद ही ठीक कर लेता है। उसके उदाहरण है जैसे मिसफीड हो गई, मटेरियल जाम हो गया, स्क्रैप फंस गया, सेटिंग गलत लग गई, या सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करना है, ऑफसेट लेना है, जैसे सीएनसी मशीन में ऑफसेट लेना पड़ता है। अगर टूल जो है सही माल में नहीं बना रहा तो हमें ऑफसेट लेना पड़ जाता है। तो वो क्या है, ये सारे स्मॉल स्टॉपेज के अंदर या माइनर स्टॉपेजेस के अंदर आते हैं। इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इनको रिड्यूस करने का तरीका है कि हम मशीन के ऊपर टीपीएम की एक्टिविटी करें, अपने ऑपरेटर वगैरह की स्किल इंप्रूव करें, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद आ जाती है मेरी चौथी कैटेगरी। इसके अंदर क्या है? स्लो साइकिल्स या स्पीड लॉसेस। स्पीड लॉसेस ऐसा डिफेक्ट है या ऐसा लॉस है जिसके अंदर मेरी मशीन फुल स्पीड से नहीं चल पाती। सपोज कि मेरी मशीन को 10 मिनट में 10 पीस बनाने हैं, मतलब हर मिनट में 1 पीस बनाना है, लेकिन वो बना पा रही है 10 मिनट में 8 पीस, 2 पीस कम हो गए। तो ये लॉस किस कैटेगरी में काउंट होगा? स्पीड लॉसेस में। अब ये जो स्पीड लॉसेस है, ये होता किस वजह से है? इसका जो कारण है, मुख्य कारण क्या है कि हम मशीन को मेंटेन नहीं कर रहे बेहतर तरीके से। तो क्या है, वो अपनी फुल स्पीड से नहीं चल पा रही, उसको हमें कम करके चलाना पड़ रहा है कि कहीं मशीन चलते चलते रुक ना जाए। कई बार क्या होता है कि मटेरियल ज्यादा हार्ड आ गया या खराब आ गया, उसकी वजह से भी स्पीड लॉसेज हो जाते हैं और हमको मशीन कम फीड पे कम स्पीड पे चलानी पड़ती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, अनएक्सपीरियंस बंदा होता है। अनएक्सपीरियंस बंदा होगा, उसको मशीन के बारे में कम जानकारी है, तो उसको वो उसी हिसाब से कम स्पीड पे चलाएगा या कम परफॉर्म करेगा। तो स्पीड लॉसेस को या स्लो साइकिल्स को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि हम अपनी मशीन के ऊपर टीपीएम एक्टिविटीज कर दें और जो हमारा ऑपरेटर है उसको फुली ट्रेन करें। तो इसका अगर हम अपने लोकल लाइफ में एग्जांपल देखें या आमतौर पे जो हमारी जिंदगी है उसके अंदर उदाहरण देखें कि हमने अपनी बाइक की मेंटेनेंस नहीं कराई टाइम से और उसकी चेन जो है चल चलते घिस गई। चेन घिस गई तो हम उसको ज्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते, अगर चलाएंगे तो चेन उतर जाएगी, ठीक है। या मेरा टायर घिस गया, और टायर भी अगर मैं ज्यादा स्पीड पे चलाऊंगा तो मेरा टायर फट जाएगा या ट्यूब में पंचर हो जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है कि बाइक को स्लो चलाना पड़ रहा है। ऐसी मशीन में मुझे कुछ दिक्कत है जिसको मैंने ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने मशीन को स्लो चलाना पड़ रहा है, या मेरा ऑपरेटर अनएक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मेरी मशीन स्लो चल रही है, या मेरा मटेरियल खराब आ गया जिसकी वजह से मैं मशीन में ज्यादा कट नहीं ले पा रहा। तो ये सारे उदाहरण है स्पीड लॉसेस के। इसके बाद चलते हैं पांचवें लॉस पे, जो है प्रोडक्शन रिजेक्ट। ओईई के अंदर 3 कैटेगरी होती है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। ये जाता है तीसरी कैटेगरी क्वालिटी के अंदर। इसके अंदर क्या है कि जो मेरा प्रोडक्शन जब स्मूथ रनिंग में आ गया, जब मेरा प्रोडक्शन स्मूथ रनिंग में आ गया, मैंने सेटिंग लगाई और मशीन ने ओके माल बनाना शुरू कर दिया, सेटिंग ओके हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीच बीच में माल खराब आ रहा है, बीच बीच में मेरे पीस रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो वो मेरा क्या है, प्रोडक्शन रिजेक्ट या स्क्रैप लॉसेस। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कोई कंपोनेंट बना रहा हूँ, कंपोनेंट में बनाए मैंने 100 पीस बना दिए, 100 पीस बना दिए, जब क्वालिटी वाला आया उसने चेक किया तो उसमें 2 पीस खराब निकल गए। अब वो मेरा टाइम था तो प्रोडक्शन के लिए और मैंने प्रोडक्शन करी भी, लेकिन जो 2 पीस जो बने वो ऐसे बन गए जो मेरे किसी काम के नहीं। तो वो जो 2 पीस का लॉस है वो मेरा लॉस है, उसको मैंने एलिमिनेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ। अब इसके क्या कारण है? इसके कारण है कई बार हमारी इक्विपमेंट में गड़बड़ी आ जाती है कि हमने ध्यान नहीं दिया, मशीन की सेटिंग बिगड़ गई, ठीक है। कई बार क्या होता है, अनएक्सपीरियंस पर्सन भी होता है, या कई बार क्या होता है, मशीन में कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से भी वो कुछ समय के बाद बर देना जब शुरू कर देती है। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि हमें अपने क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन करें, क्वालिटी को कंट्रोल करें और जो मशीन है उसके ऊपर टीपीएम एक्टिविटी इंप्लीमेंट करें। आप बार बार सोच रहे होंगे कि हर जो लॉस है उसके अंदर टीपीएम 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 घुसा हुआ है। तो टीपीएम इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि ये जो 6 लॉसेज हैं उनको काबू करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ टीपीएम ही है। मेन तौर पे जो हम इसको काबू कर सकते हैं अपनी मशीन के ऊपर, अपने प्लांट के अंदर टीपीएम एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करके इन 6 लॉसेज को हम कवर अप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सबसे आखिरी लॉस। सबसे आखिरी लॉस है हमारा स्टार्टअप लॉस या स्टार्टअप रिजेक्ट। ये लॉस ऐसा है जब मेरी प्रोडक्शन ओके नहीं हुई, मतलब जब तक कि मेरा माल वेट कर रहा है सेटअप ओके के लिए, मैंने मशीन में सेटिंग लगा ली लेकिन सेटिंग ओके नहीं हो रही है अभी, तो उसके दौरान
उस समय के दौरान जितने पीस रिजेक्ट होंगे, सपोज 4 पीस रिजेक्ट होते हैं, 5 पीस रिजेक्ट होते हैं, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, सेटअप रिजेक्ट या स्टार्टअप लॉसेस कहलाएंगे, या उसमें मेरा जो टाइम लॉस जितना हो रहा है वो भी मेरा स्टार्टअप लॉस है। जर्नली क्या होता है, जो जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी हो गई, कास्टिंग कंपनी हो गई, शीट मेटल हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, इसमें क्या है, शुरू के 10 20 30 पीस जो है वो खराब निकलते हैं। तो वो जो खराब पीस निकले वो मेरे किसी काम के नहीं है। वो जो खराब पीस निकले उसमें मेरा टाइम लॉस भी हुआ और वो मटेरियल लॉस भी हुआ। तो वो जो टाइम लॉस और मटेरियल लॉस है वो मेरा क्या है, स्टार्टअप लॉस। क्या है, स्टार्टअप लॉस या स्टार्टअप रिजेक्ट। अब इसको काबू कैसे करना है, हमें अपनी प्लानिंग थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, साथ के साथ टीपीएम एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करनी करनी पड़ेंगी। और हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें क्या है, एक बार मशीन को बंद करने के बाद दोबारा से आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट वेट करना पड़ता है, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग है, जैसे अपनी कास्टिंग है, उसमें क्या है कि क्योंकि फर्नेस वगैरह चलती है या मोल्ड में टेम्परेचर चलता है तो वो ठंडा हो जाता है मटेरियल, और उसको दोबारा से हीट करना पड़ता है। तो अगर हम क्या करें कि जो हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है या लंच ब्रेक है उनको खत्म कर दें, उनको मतलब ओवरलैप कर दें, कि मेरी मशीन बंद ना हो शिफ्ट चेंजिंग के द्वारा के दौरान, वो रेगुलर चलती रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इन स्टार्टअप लॉसेस को हम खत्म कर सकते हैं। तो हमने आज कौन से 6 बिग लॉसेस के बारे में जाना, हमने जाना जो 6 बिग लॉसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिनको हम टीपीएम के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, लक्स लेवल स्टैंडर्ड्स को जानने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लक्स लेवल क्या होता है, लक्स लेवल मीटर क्या होता है या लाइट मीटर क्या होता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, लक्स मीटर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट की इंटेंसिटी को नापता है, कि जो प्रकाश है वो कितना पड़ रहा है। उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करेंगे वो हमारा लक्स मीटर कहलाता है। अब जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको किस में नापा जाता है, लाइट की इंटेंसिटी को नापा जाता है ल्यूमेंस में। जैसे लंबाई को हम नापते हैं फिट में, इंच में, किलोमीटर में, वजन को नापते हैं ग्राम किलोग्राम में, उसी तरीके से जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको हम नापते हैं, बेसिक यूनिट जो होती है उसकी ल्यूमेंस होती है। और लक्स क्या होता है कि एक ल्यूमेन अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे पड़ता है तो उसको हम बोलेंगे 1 लक्स। दोस्तों, ये लाइट लक्स लेवल है, इसके स्टैंडर्ड्स फिक्स करने क्यों ज़रूरी हैं, या इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिफाइन क्यों किया गया है कि स्पेसिफिक एरिया में इतने ही लक्स में काम करना है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है कि एरिया के हिसाब से हमारी रोशनी की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे हम इंस्पेक्शन करते हैं वहाँ हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए, बजाय इसके कि जहाँ पे हमारा मटेरियल रखा हुआ है। हमारा मटेरियल रखा हुआ है हमारे स्टोव यार्ड के अंदर, तो वहाँ पे हमें लाइट इतनी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें वहाँ पर क्या दिखना चाहिए कि क्या मटेरियल रखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, वो सारे डिस्प्ले वगैरह प्रॉपरली डिस्प्ले हों, लाइट में नज़र आ रहे हों, तो वहाँ पे लक्स लेवल इतना काफ़ी है। लेकिन जहाँ पे इंस्पेक्शन होना है वहाँ हमें एक अच्छा लक्स लेवल चाहिए, ताकि पार्ट के अंदर कोई बारीक से बारीक कमी भी हो उसको हम पहचान सकें। अब ये एरिया वाइज जो लक्स लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या क्या हैं वो हम आगे जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑफिस में हमें कितना लक्स लेवल चाहिए। ऑफिस के अंदर हमें जो लक्स लेवल चाहिए वो चाहिए हमें 300 टू 500 लक्स। 300 से 500 लक्स के बीच में अगर हमारे ऑफिस एरिया के अंदर हमें लक्स मिल जाता है तो हमारे लिए वह काफ़ी अच्छा लक्स लेवल होगा और हमारी आंखों पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हम आसानी से काम कर पाएंगे। पर अगर हम किसी डेस्क पर या कंप्यूटर डेस्क पर काम करते हैं तो हमें मिनिमम 500 लक्स चाहिए काम करने के लिए, जिससे कि हमें हमारी आंखों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो और हमें काम करने में आसानी हो। इसी तरीके से जो वॉकवेज होते हैं या गैंगवेज होते हैं शॉप फ्लोर के ऊपर या हमारे ऑफिस एरियाज़ के अंदर, उनके अंदर अगर हमें 100 लक्स मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा लक्स है, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ पे मूव करना है। मूव करने के लिए 100 लक्स बहुत है, हम आसानी से मूव कर सकते हैं। ज़बरदस्ती हमें ऐसे एरिया के अंदर लक्स नहीं बढ़ाना है जहाँ ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम जहाँ पर
हमें कम लक्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम ज़्यादा लक्स कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बिजली का खर्चा ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें लाइटें बहुत सारी लगानी पड़ जाएंगी। तो वो क्या होगा, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। इसलिए जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट का लक्स लेवल मेंटेन करना है। इसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन मशीन्स हैं जिनके अंदर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें 300 टू 500 लक्स अगर मिल जाता है वो काफ़ी अच्छा लक्स है, और उसमें हम पार्ट को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पैकिंग एरिया या पैकिंग टेबल। पैकिंग टेबल के ऊपर हमें 700 से 1000 लक्स चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर पैकिंग के साथ साथ माइनर इंस्पेक्शन भी करते हैं कि कोई कलर मिसमैच ना चला जाए। इस तरीके की चीज़ें जो हैं एक अच्छे लक्स में ही पकड़ी जा सकती हैं। इसलिए हमें पैकिंग टेबल के ऊपर जो लक्स लेवल चाहिए वो चाहिए 700 से 1000 लक्स। और अगर हमारी असेंबली लाइन है, अगर हम किसी कन्वेयर के ऊपर या असेंबली लाइन के ऊपर पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वहाँ भी जो हमें लक्स लेवल चाहिए वो चाहिए हमें 700 से 1000, ताकि हमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से दिख सकें। और जहाँ पे कंपोनेंट को लगाना है, मान लीजिए मशीन का कोई अंदरूनी हिस्सा है, तो अगर लाइट अगर सही से नहीं पड़ रही होगी तो जो होल्स वगैरह है वो हमें सही से नहीं दिखेंगे या हम गलत पार्ट असेंबल कर सकते हैं। इसलिए हमें असेंबली लाइन के ऊपर भी 700 से 1000 लक्स की लाइट चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी एरिया हो जाता है वो हमारा है इंस्पेक्शन एरिया। इंस्पेक्शन एरिया में हमें मिनिमम 1000 से लेके 1500 लक्स लेवल की हमें रोशनी चाहिए। इससे कम में अगर हम इंस्पेक्शन करेंगे तो जो माइनर जैसे डेंट हो गए, स्क्रैच हो गए, थोड़े मोड़े जो है कलर डिफरेंसेस हो गए, वो हमें नज़र नहीं आएंगे और ये हमारे डिफेक्ट कस्टमर के पास चले जाएंगे। इसलिए हमें इंस्पेक्शन एरिया के ऊपर 1000 से लेके 1500 लक्स लेवल की लाइट्स चाहिए। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सारी चीज़ें सेट कर दी और हमने जो लाइट के लक्स लेवल हैं वो फ्रीज कर दिए और सारी लाइटें लगा दी और सब बढ़िया चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। टाइम टू टाइम क्या होता है, लाइट की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती है, जो उसकी लुमिन जनरेट करने की पावर है वो भी कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे लाइट के ऊपर कचरा आ गया, डस्ट आ गया, धूल मिट्टी आ गई, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो लाइट है वो कम रोशनी एमिट करेगी और हमारा लक्स लेवल जो डाउन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम जो है लक्स लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉनिटरिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लक्स लेवल मॉनिटरिंग चेकशीट। अब जो लक्स लेवल मॉनिटरिंग चेकशीट है, अब हम देखेंगे कि लक्स लेवल मॉनिटरिंग चेकशीट कैसी होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये मेरे द्वारा डिज़ाइन की गई लक्स लेवल मॉनिटरिंग चेकशीट है, जिसमें हमने सबसे ऊपर कंपनी का नाम दिया है, डॉक्यूमेंट का नाम दिया है, राइट साइड में हमने डॉक्यूमेंट का नंबर दिया है, रिवीजन नंबर दिया है, इश्यू डेट दी है। इसके बाद जो लक्स के स्टैंडर्ड्स हैं हमने उसको टॉप पे ही मेंशन कर दिया कि ऑफिस एरिया में हमें इतना लक्स चाहिए, कैंटीन में 150 चाहिए, ताकि हमें रेफरेंस मिलता रहे, हमें कोई दूसरे डॉक्यूमेंट को बार बार ना देखना पड़े कि हमें कितना लक्स चाहिए। तो हमने चेकशीट के अंदर ही लक्स लेवल के स्टैंडर्ड्स को एरिया वाइज डाल दिया। अब हमें करना क्या है, हमने एक फ्रिक्वेंसी डिफाइन कर ली कि हर 15 दिन में या हर महीने में हर एरिया में हमें लाइट लक्स लेवल चेक करना है। तो इसके लिए हम इस चेकशीट का प्रयोग करेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हम डाल देंगे कि हम किस एरिया के अंदर लक्स लेवल चेक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा प्रेस शॉप के अंदर मैं लक्स लेवल चेक कर रहा हूँ। अब प्रेस शॉप में कहाँ मैं चेक कर रहा हूँ लक्स लेवल, मैं कर रहा हूँ पीपी नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। और चेक कब किया मैंने, चेक किया मैंने 7 जून 2021 को। चेक किसने किया, मैंने ही किया, तो मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया। लक्स लेवल का स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया मशीन के ऊपर 300 टू 500, हम यहाँ पे मिनिमम लिमिट लेके चलेंगे 300। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लक्स लेवल ऑब्जर्व डालूंगा कि मुझे मिला 250 लक्स, तो यहाँ मुझे दिखा दिया वेरिएंस -50 का कि भाई -50 कम है, तो हमें अब इसको लक्स को इम्प्रूव करना है। तो हम यहाँ रिमार्क्स में लिखेंगे एक्शन रिक्वायर्ड क्या हो गया कि भाई लाइट्स को सबसे पहले हमने क्लीन करना है। लाइट्स को क्लीन करने से जो 50 लक्स है आराम से बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें लाइट चेंज करने की ज़रूरत है या लाइट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लाइट क्लीन करेंगे
तो ये 50 लक्स इम्प्रूव हो जाएगा और ये आराम से 300 क्रॉस कर जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई रीडिंग ऐसी लेंगे जिसमें पॉजिटिव है, जैसे हमने दोबारा से किसी मशीन का लिया प्रेस शॉप में, पीपी 11 पे हमने चेक किया, सेम डेट में मैंने ही चेक किया, 300 होना चाहिए और हमें मिल गया 350, तो ये हमें ग्रीन में वैल्यू दिखाएगा कि हमारा जो लक्स लेवल है वो एकदम ठीक है। 50 लक्स ज़्यादा है तो हमें कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपने एरिया में हर मशीन्स के ऊपर या हर वर्क स्टेशन के ऊपर लक्स लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमने लक्स लेवल चेक कर लिया, लक्स लेवल चेक शीट के अंदर फिल कर लिया। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो यह होगा कि जो हमने जिस टेबल के ऊपर लक्स लेवल चेक किया है या जिस मशीन के ऊपर लक्स लेवल चेक किया है, वहाँ पे हम एक स्टिकर लगाएंगे कि हमने कितनी तारीख को लक्स लेवल चेक किया था, रिक्वायर्ड लक्स लेवल कितना था और ऑब्जर्व लक्स लेवल कितना था, ताकि कोई भी हमारा ऑडिटर आता है वो भी उसको देख सके और जो वहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है वो भी देख सके कि जो लक्स लेवल जितना होना चाहिए उतना ही है और वो सही लक्स लेवल के अंदर काम कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि टीपीएम फुगाई ट्री क्या होता है, टीपीएम के रेड टैग और वाइट टैग क्या होते हैं, टीपीएम फुगाई एबनॉर्मलिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं और टीपीएम फुगाई ट्री और टैग का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टीपीएम रेड टैग और वाइट टैग के बारे में। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दो कलर के आपको टैग दिखाई दे रहे होंगे, एक है रेड टैग, एक है वाइट टैग। अब ये टैग क्या है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है। दोस्तों, जब हम किसी मॉडल मशीन के ऊपर या किसी मशीन के ऊपर टीपीएम की एक्टिविटी शुरू करते हैं तो हम उसको टैग करते हैं। प्रॉब्लम जहां जहां होती है वहां पे टैग बांध देते हैं कि इसमें ये समस्या है। तो उसके लिए जो टीपीएम के टैग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दो कलर के क्यों हैं? दो कलर के इसलिए हैं, जो टीपीएम का वाइट टैग होता है वो होता है ऑपरेटर के लिए। अगर ऑपरेटर को कोई समस्या लग रही है तो वो वाइट टैग पे लिख के मशीन पे टांग देगा कि मुझे ये समस्या इसमें लग रही है। और रेड टैग जो होता है वो होता है जो मेंटेनेंस से पर्सन हो या कोई टेक्निकल पर्सन हो जिसे इन डेप्थ डिटेल में पता हो कि ये समस्या है, तो इसका टेक्निकल रीजन ये है। तो इसलिए दो तरीके के टैग बनाए गए हैं, रेड टैग और वाइट टैग। तो जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस समस्या है, एक कन्वेयर की जो बेल्ट है वो फटी हुई है, तो हमने यहाँ पे टैग कर दिया कि इसको ठीक करना है। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर में दिख रहा होगा आपको, एक कंट्रोल स्विच है, उस पर भी हमने टैग लगा दिया क्योंकि वो टूटा हुआ है और उसमें और कई दिक्कतें हैं, तो टैग करके हमने लगा दिया कि इसको भी हमें ठीक करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको, टैग हम इस्तेमाल करते हैं नोटिफाई करने के लिए कि क्या समस्या है। अब जान लेते हैं हमने इसमें भरना क्या क्या है। इसमें हमने सबसे ऊपर भरना है टैग नंबर, कि ये टैग नंबर कौन सा है, इक्विपमेंट नंबर किस मशीन के ऊपर लगा है, किस डिपार्टमेंट में है, किसने डिटेक्ट किया, कब डिटेक्ट किया, डिटेल क्या है, कैटेगरी ऑफ लॉस क्या है। जो 6 बिग लॉसेस होते हैं, ये प्रॉब्लम उनमें से किसको इम्पैक्ट करती है, कौन से लॉस को बढ़ा देती है, ये हमें मेंशन करना होता है इसमें। उसके बाद होती है टारगेट डेट कि ये कब तक ठीक हो जाएगा। तो टैग आपको समझ में आ गया, टीपीएम रेड टैग वाइट टैग। रेड टैग होता है टेक्निकल पर्सन के लिए या मेंटेनेंस वाले के लिए, वाइट टैग होता है ऑपरेटर के लिए, और इनका इस्तेमाल किया जाता है मशीन के ऊपर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने। अब जानते हैं टीपीएम फुगाई ट्री। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है एक सैंपल है फुगाई ट्री की, इसको हम एबनॉर्मलिटी ट्री भी बोलते हैं। इसके ऊपर जितने भी टैग हमने मशीन के ऊपर लगाए उनको ला करके लगा दिया जाता है, एक कॉपी उसकी भी। जो टैग अगर समस्या है कि मेरी बेल्ट फंसी हुई है या मेरा बोल्ट टूट गया है, तो जो समस्या मैंने मशीन के ऊपर टांगी सेम वो टैग मैं ला करके फुगाई ट्री के ऊपर टांग दूंगा। दो तस्वीरें दिख रही हैं आपको इसमें, एक बिना टैग के और एक टैग के साथ। अब काम क्या हुआ कि हमने यहाँ टैग को लाके टांग दिया जिससे कि ये सबकी नोटिस में आ जाए, टॉप मैनेजमेंट के। तो फुगाई ट्री को हमने कहाँ लगाना है, ये टॉप मैनेजमेंट एमडी या जो प्लांट हेड है उनके कैबिन के बाहर लगाना है, ताकि उनको पता रहे कि मेरी मशीन के ऊपर ये समस्याएं हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा मशीनों के नाम भी दिख रहे हैं, जैसे बॉब्स, फ्लोलाइन, वेल्ड, वॉन्ड, स्पाइका, टू कलर, एलए, S40।
तो हमने इसको मशीन के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि मेरी फ्लो लाइन पे इतने टैग हैं, वेल बोल्ड पे इतने टैग हैं, ताकि आइडेंटिफाई भी हो जाए किस मशीन पे कितने ज्यादा टैग हैं, उसको कैसे ठीक करना है। तो टीपीएम का जो टैग है, 2 कॉपी बनी, एक कॉपी लग गई मशीन के ऊपर और दूसरी कॉपी आके लग गई हमारी फुगोई ट्री के ऊपर। मशीन के ऊपर इसलिए कि वहां पे नोटिस में रहे कहाँ दिक्कत है, और फुगोई ट्री पे इसलिए कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको पता रहे कि किस मशीन में क्या समस्या है। अब जानते हैं हम फुगोई मैट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, जो हमने टैग फुगोई ट्री के ऊपर और मशीन के ऊपर लगाए, ये उसी की समरी है। इसमें हम डिटेल लिखेंगे पूरी। जैसे पहला सीरियल नंबर है, इसमें टैग नंबर हमने डाल दिया। टाइप ऑफ चेक, हमने चेक क्या किया, उसको फंक्शनली चेक किया उस पार्ट को, या विजुअली चेक किया, चला के देखा चलाने में खराबी थी या सिर्फ देखने से खराब लग रहा था। चेक पॉइंट, क्या चेक किया आपने, स्टेटस ओके मिला, नोट ओके मिला, जैसे इस केस में मुझे नोट ओके मिला। उसके बाद फॉल्ट लिख दिया हमने, और यह एक्शन प्लान लिख दिया कि हमें क्या उसमें ठीक करना है। बिफोर की पिक्चर लगा दी, ठीक होने से पहले क्या दिक्कत थी, और आफ्टर की पिक्चर लगा दी। उसके बाद जब वो क्लोज हो जाएगा उस पर डेट आ जाएगी और टिक हो जाएगा। तो फुगोई मैट्रिक्स क्या है, एक पूरी समरी बन गई किस किस मशीन में हमारी क्या क्या समस्या है। जब हम कोई टीपीएम की मॉडल मशीन लेते हैं, मॉडल मतलब एक ऐसी मशीन जिसको हम सबसे बेहतर बना देते हैं बाकी सारी मशीनों से, फिर बाकी मशीनों पे भी उसकी जैसी एक्टिविटीज करते हैं, उसकी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। तो फुगोई मैट्रिक्स क्या है कि जितने भी टैग्स हैं या जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी एबनॉर्मलिटी है, उनको एक शीट के ऊपर ले आना, ये फुगोई मैट्रिक्स का काम है। अब ये तीनों सिस्टम 5S रेड टैग, फुगोई ट्री और मैट्रिक्स, ये कैसे काम करते हैं, इसका हम पीएफडी देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक समस्या जनरेट होगी, कोई भी अबनॉर्मलिटी आएगी मशीन के ऊपर, जिसको सबसे पहले ऑपरेटर जानेगा। अगर वो ऑपरेटर के बस में है तो ऑपरेटर उसको खुद ठीक करेगा, क्योंकि टीपीएम का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आई ऑपरेट, आई क्लीन, आई रिपेयर। मतलब कि मैं चला रहा हूं तो मैं ही इसको साफ करूंगा, मैं ही इसको ठीक करूंगा। अगर कोई समस्या उससे बाहर चली जाती है, मतलब कि उसके बस में नहीं रहता, तो फिर वो टैग आइडेंटिफाई करता है। तो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई करने के लिए टैग लगा दिया। टैग लग गया, मशीन के उस पार्ट के ऊपर टैग हमने टांग दिया। अब ये नोटिफाई हो गया कि ये समस्या है, मेंटेनेंस वाले को भी पता चल गया और जो प्लांट हेड है, सीनियर लोग हैं, उनको भी पता चल गया। अब इसको क्या करना है, हमने एक कॉपी मशीन के ऊपर लगा देनी है टैग की, एक कॉपी लगा देनी है फुगोई ट्री के ऊपर ले जाके, स्पेसिफिक उस मशीन के सामने जो हमने ट्री का डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर स्पाइका की प्रॉब्लम है तो स्पाइका के सामने ही लगाना है। ठीक है, फुगोई ट्री पे किस लिए लगाना है, ताकि टॉप मैनेजमेंट के नॉलेज में आ जाए कि मेरी समस्या इतनी चल रही है मशीनों के ऊपर। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैट्रिक्स बन जाएगी, एक्शन प्लान बन जाएगा कि किस किस मशीन में क्या क्या एक्शन लेने, और टारगेट डेट के हिसाब से और प्रायोरिटी के हिसाब से हमने उनको सॉर्ट आउट कर देना है। जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऑपरेटर उसको वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई कौन करेगा, ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर ही ओनर है मशीन का। ऑपरेटर वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये समस्या ठीक हो गई है, तो उसके बाद उस टैग को उतार लिया जाएगा। कहाँ से, फुगोई ट्री से भी उतार लिया जाएगा और उस मशीन से भी उतार लिया जाएगा। तो क्या सीक्वेंस रहा, समस्या आई, समस्या का हमने टैग लगाया मशीन के ऊपर, सेम टैग लगाया फुगोई ट्री के ऊपर और उसको नोट किया फुगोई मैट्रिक्स में, एक्शन प्लान बनाया, प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करने के बाद हमने टैग को मशीन से भी उतार दिया, फुगोई ट्री से भी उतार दिया। अब यही जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस बार बार रिपीट होता रहेगा। दोस्तों, एक लीन का टूल है कमिशीबाई लीन टूल। कमिशीबाई टूल के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, उनको हाईलाइट करते हैं सिंपल विजुअल कंट्रोल के थ्रू, सिंपल कलर कोड के थ्रू। तो ये एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है कमिशीबाई टूल का, ये फुगोई ट्री, फुगोई टैग्स। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, कमिशीबाई टूल के ऊपर भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आग क्यों और कैसे लगती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फायर ट्रायंगल को या अग्नि त्रिभुज को। अग्नि त्रिभुज तीन चीजों से मिलके बना है, और वो तीनों चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो किसी भी प्रकार की आग लग सकती है। तो वो तीनों चीजें क्या क्या हैं? इन तीन चीजों में सबसे पहली चीज है पर्याप्त मात्रा में ईंधन।
इन तीनों चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है पर्याप्त मात्रा में ईंधन या पर्याप्त मात्रा में फ्यूल। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है हीट या ऊष्मा। फ्यूल को जलाने के लिए गर्मी चाहिए, और वो गर्मी कहाँ से मिलेगी? हीट से मिलेगी या ऊष्मा से मिलेगी या किसी चिंगारी से मिलेगी। तो दूसरी मुख्य चीज़ क्या है? ऊष्मा या हीट। इसके बाद जो तीसरी सबसे मुख्य चीज़ है वो है हमारी ऑक्सीजन। दोस्तों, किसी भी प्रकार की आग को जलाने के लिए ये तीनों चीज़ें सबसे अहम हैं: फ्यूल, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं आपस में तो आग जल जाती है। जब तक उसको फ्यूल मिलता रहेगा आग जलती रहेगी, जब तक आग को गर्मी मिलती रहेगी आग जलती रहेगी, जब तक आग को ऑक्सीजन मिलती रहेगी आग जलती रहेगी। इसी को हम फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। अब जान लेते हैं कि जो हमारे कार्यस्थल होते हैं उनमें आग लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट आपस में मिल जाते हैं और फायर या आग जनरेट हो जाती है। जो सबसे पहला कारण है वो है संवेदनशील अग्नि खतरे वाली जगहों पर सावधानियां ना लेना। जैसे कि कहीं पे हमने केमिकल रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है या पेट्रोलियम पदार्थ रखे हुए हैं, वहाँ पे हम सावधानियां ना लें और वहाँ हम धूम्रपान करने लग जाएं, या धूम्रपान करके हम बीड़ी छोड़ दें या सिगरेट छोड़ दें, तो उससे क्या होगा कि कोई चिंगारी पकड़ के आग लग सकती है। तो सबसे अहम और सबसे मुख्य कारण क्या है कि संवेदनशील अग्नि खतरे वाली जगहों पर सावधानियां ना बरतना। इसके बाद जो दूसरा मुख्य कारण है वो है कि कार्यस्थल प्रबंधन ठीक ना होना या कंपनी के अंदर 5S इम्प्लीमेंट ना होना। दोस्तों, जब किसी कंपनी के अंदर 5S इम्प्लीमेंट नहीं होता तो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं। जब चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी होंगी तो उसमें क्या होगा? कोई केमिकल भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और कहीं से उसे चिंगारी भी मिल सकती है। तो जब ये सारी चीज़ें कांटेक्ट में आएंगी तो आग एकदम से उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा मुख्य कारण आता है वो है कि जब हम असावधानी पूर्वक खुली आग का इस्तेमाल करते हैं या खुली आग को यूज़ करते हैं, जैसा कि जब हम ग्राइंडर वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम भी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। एक तरीके से वो खुली आग है, अगर वो किसी लिक्विड या कागज़ के संपर्क में आए तो आग लग सकती है। इसी तरीके से जब हम गैस कटिंग करते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे वेल्डिंग वाले कारखाने हैं या जो वेल्डिंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे गैस कटिंग की जाती है मटेरियल को काटने के लिए, उसमें भी हमारा खुली आग का इस्तेमाल होता है। तो अगर उसको सावधानी ना बरती जाए, वो किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आ जाए तो आग उत्पन्न हो जाएगी। और सबसे आखिरी और सबसे अहम कारण है वो है शॉर्ट सर्किट। दोस्तों, देखा अक्सर ये जाता है कि जो हमारे कारखाने हैं या जो हमारी कंपनीज हैं उनके अंदर हम बहुत ही असावधानी पूर्वक तारों का इस्तेमाल करते हैं। खुली हुई तारें होती हैं, नंगी तारें होती हैं, लोड के हिसाब से जो हमें तारें चाहिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उससे हल्की तारें लगा देते हैं। तो होता क्या है कि ओवर हीटिंग की वजह से तारें जल जाती हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब वो शॉर्ट सर्किट किसी दूसरी चीज़ के संपर्क में आता है तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या हुआ कि हीट मिल गई। जैसे हीट किसी फ्यूल को मिली तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में और हीट के संपर्क में आते ही क्या होगा? धमाका हो जाएगा या आग लग जाएगी। तो ये चार मुख्य कारण हैं जो किसी कारखाने में या घर में या किचन में या रसोई में कहीं भी इन वजह से हमारी आग लग सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है। जैसा आप लोगों को इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, आग जलाने के लिए तीन मुख्य चीज़ें होती हैं: फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जब हम इन तीन चीज़ों का आपस में जो संपर्क है उसको ख़त्म कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। मतलब कि अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो भी आग बुझ जाएगी, गर्मी ख़त्म हो गई कि पानी डल गया उसके ऊपर तो भी आग ख़त्म हो जाएगी, और आग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही कि वो कमरा एकदम से बंद हो गया या हमने उसको एकदम से टाइट उस जगह को बंद कर दिया कि वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही, तो भी हमारी आग बंद हो जाएगी। तो आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना है? इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को खत्म कर देना है।
अब जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र या पानी का यूज करने से आग बुझ कैसे जाती है। दोस्तों, जब हम किसी आग के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर जिसके ऊपर आग लगी हुई है, हम पानी की बौछार करते हैं, तो क्या होता है कि आग एक श्रृंखलाबद्ध क्रिया है कि जब जलेगी तो वो सारी चीज़ों को, जो उसके संपर्क में जो चीज़ें आ रही हैं, उन सबको जलाती हुई चली जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे ही हम उसके ऊपर पानी की बौछार करते हैं तो उसका संपर्क जो होता है ईंधन और ऑक्सीजन से खत्म हो जाता है। आग का संपर्क ऑक्सीजन और ईंधन से खत्म हो जाता है और आग एकदम से बुझ जाती है। तो दोस्तों, हमने अब जान लिया कि आग लगने के क्या कारण हैं, आग लगने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है या किन किन वजहों से आग लगती है, और आग अग्निशमक यंत्र का यूज़ करने से कैसे बुझ जाती है। अब जानेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब जान लेते हैं कि आग के प्रकार। दोस्तों, इस चीज़ को लेके कि आग कितने प्रकार की है, इसमें कई सारी कन्फ्यूजन्स हैं या बहुत सारे सिस्टम हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कोई कहता है 3 तरीके की आग होती है, कोई बोलता है 5 तरीके की आग होती है, कोई बोलता है 6 तरीके की आग होती है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं उनका एक निचोड़ निकाला है, और उसके हिसाब से मैंने टाइप्स ऑफ आग को या टाइप्स ऑफ फायर को डिफाइन किया है। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए, और ये आपको अगर आप गूगल करेंगे या इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सारे सिस्टम्स को मिलाकर के जो निचोड़ निकलता है, चाहे वो अमेरिकन सिस्टम हो, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हो, यूरोपियन यूनियन वाले सिस्टम हो या एशियन सिस्टम हो, आग की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, तो आप पाएंगे कि मुख्य तौर पे 6 तरीके की आग होती है या 6 तरीके की फायर होती है, जिनको हम लेटर, जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं ABCDEF से जानते हैं। तो ए से लेके एफ कैटेगरी तक आग होती है। अब ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ई कैटेगरी या एफ कैटेगरी क्या है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ए क्लास फायर या ए वर्ग की अग्नि। ए क्लास फायर क्या होती है, जो कंबसिबल सॉलिड्स होते हैं, मतलब कि ठोस चीज़ें जिनमें आग लग सकती है, अगर उनमें आग लग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए क्लास की आग बोलेंगे। जैसे कि लकड़ी, पेपर, फैब्रिक इत्यादि, ये क्या है, ये ठोस चीज़ें हैं, तो इनमें आग लग सकती है। अगर आग लग जाती है तो वो हो गई हमारी ए कैटेगरी की या ए क्लास की आग। अब ए क्लास की आग को बुझाने के लिए हम सीधे तौर पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हम सीधा सीधा पानी की बौछार उसके ऊपर कर सकते हैं, या किसी भी कैटेगरी का जो फायर सिलेंडर है वो हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और आग बुझ जाएगी। इसके बाद जानते हैं बी कैटेगरी की आग। दोस्तों, जो बी कैटेगरी की या बी क्लास की आग होती है वो क्या होती है, फ्लेमेबल लिक्विड्स, मतलब कि जो तरल पदार्थ होते हैं जिनमें आग लग सकती है, उनमें अगर आग लग जाए तो वो क्या कहलाएगी, बी क्लास की आग। जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कोई भी ऐसा तरल जैसे कि थिनर, पेंट इत्यादि, इनमें जब आग लगेगी तो वो होगी हमारी बी कैटेगरी की आग। तो बी कैटेगरी की आग पे हमें कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस पे बी कैटेगरी का फायर सिलेंडर इस्तेमाल करना है, या एबीसी टाइप भी जो हमारे प्लांट के अंदर जनरली लगा होता है, हम इसके ऊपर एबीसी टाइप फायर सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं और आग बुझ जाएगी। इसके बाद आती है हमारी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है हमारी सी क्लास फायर या सी वर्ग की आग। जब आग हमारी ज्वलनशील गैसेस में लगती है, फ्लेमेबल या कंबस्टेबल गैसेस में लगती है, तो वो आग कहलाती है सी कैटेगरी की आग। जैसे कि एलपीजी में आग लग जाना, सीएनजी में आग लग जाना, हाइड्रोजन में आग लग जाना या अमोनिया में आग लग जाना, ये क्या कहलाएंगी, सी कैटेगरी या सी क्लास की आग। इनके ऊपर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बुझाने के लिए। इसके लिए भी हम एबीसी टाइप जो फायर सिलेंडर होता है या सी टाइप जो फायर सिलेंडर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद आती है हमारी डी कैटेगरी की या डी क्लास की आग। जैसे फ्लेमेबल गैसेस होती हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, ऐसे ही फ्लेमेबल मेटल्स भी होती हैं या कंबसेबल मेटल्स भी होती हैं। ऐसी मेटल या ऐसी धातुएं भी होती हैं जिनमें भी आग लग सकती है, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम। ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील धातुएं होती हैं, तो इनमें भी आग लग सकती है। तो जब इनमें आग लग जाएगी तो हम उसको डिफाइन करेंगे डी कैटेगरी की या डी क्लास की आग। इसके ऊपर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए हमें ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो उस धातु के साथ रिएक्ट ना करे। जनरली क्या होता है कि ग्रेफाइट पाउडर हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या राख या डस्ट जो होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बुझाने के लिए, या इसके जो एमएसडीएस में डिफाइन हो उसको हम उस मटेरियल को हम यूज़ करेंगे डी कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए। जनरली एबीसी टाइप फायर सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर भी इस कैटेगरी के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप बहुत ही सावधानी से डी कैटेगरी की आग को काबू पाएं। ऐसे ही कोई भी इसके ऊपर आप पानी या फायर सिलेंडर इस्तेमाल ना कर लें, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसके बाद आ जाती है हमारी क्लास ई या ई कैटेगरी या फिर ई वर्ग की आग। जैसे कि लेटर ई से डिफाइन है, इसको आप सीधा याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल फायर। ऐसी आग जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल कमी की वजह से लगती है या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, उसको हम बोलते हैं ई क्लास फायर। ई क्लास फायर के लिए भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ई कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए हम सी टाइप फायर सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जनरली जो एबीसी टाइप होता है पाउडर बेस, उसका भी हम इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी हमें पानी वाली तो कभी ज़िंदगी में भूल के भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आ जाती है सबसे आखिरी, जो है हमारी कैटेगरी एफ। ऐसी आग जो कि कुकिंग ऑयल्स या फैट्स या फिर ऐसे तरल या वसा में लग जाए जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटेगरी एफ की आग। जनरली आपने देखा होगा ना, किचन के अंदर कई बारी ऊपर आग लग जाती है जब तवा या जो फ्राई पैन है वो ज़्यादा गर्म हो जाए और आपने उसके ऊपर कोई तेल डाला हुआ है तो उसके ऊपर आग लग जाती है। तो इस कैटेगरी की जो आग होती है उसको हम बोलते हैं एफ क्लास आग। इसके लिए भी हमें क्या करना है, पाउडर बेस ही सॉल्यूशन या जो फायर सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर भी हमें पानी का भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उससे पानी के जो है एक तरीके से बुलबुले बन सकते हैं और हमारे ऊपर उनकी गर्म तेल की बौछार हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए जो पास मेथड है ये 4 स्टेप से मिलके बना है। हर स्टेप को जो है हमने एक लेटर से डिफाइन किया है, जिसके अंदर जो पहला लेटर है पी, उसका मतलब होता है पुल। सेकंड लेटर है हमारा ए का मतलब है एम। थर्ड लेटर है हमारा एस से होता है स्क्वीज। और जो सबसे आखिरी लेटर है वो है एस, जिसका मतलब है स्वीप। अब ये एक एक करके हम जान लेते हैं कि ये जो पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप है इसका क्या मतलब है। इसको हम यूज करके फायर सिलेंडर को या फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को हम कैसे आसानी से यूज कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्टेप के अंदर जो कि है पुल द पिन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर एक पिन लगी होती है। पिन क्या होती है, एक्चुअली में लॉकिंग पिन होती है, जिससे कि जो हमारा फायर सिलेंडर है गलती से ना चल जाए, इसलिए उसके लिए उसमें एक सेफ्टी के लिहाज से एक पिन डाली जाती है। तो जब हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो जब सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना है वो क्या लेना है कि हमें उस पिन को पुल करना है। पुल मतलब उस पिन को खींच के झटके से निकालना है। अगर आप उसको आराम से निकालेंगे तो जो है पिन नहीं निकलेगी। उसके आगे एक सील लगी होती है, तो उसको सील को तोड़ने के लिए क्या जरूरी है, आप जो है पिन को झटके से निकालेंगे।
जैसे ही आप पिन निकालेंगे, अब आपका जो फायर सिलेंडर है वो यूज़ करने के लिए तैयार है। इसके बाद जो है वो आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है एम। एम का मतलब, जैसा कि आपको हिंदी में पता है, एम का मतलब होता है निशाना साधना। जैसा आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि आपने क्या करना है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर की नली है उसको पकड़ना है एक हाथ से, और एक हाथ से जो उसका हैंडल है जिससे आप प्रेस करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर जो है पाउडर को रिलीज करेगा। तो एक हाथ से जो आपने पकड़ा हुआ है उस नली को, उसको आपने एम करना है किधर? आग की जड़ में। दोस्तों, आग को बुझाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको ऊपर से नहीं डालना, उसको ऊपर से पाउडर को नहीं छिड़कना। हमें जो पाउडर है वो आग की जड़ में डालना है, ताकि जो फायर है उसका कांटेक्ट फ्यूल के साथ खत्म हो जाए और आग बुझ जाए। तो आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में एम करेंगे, निशाना साधेंगे आग की जड़ में। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जिसका मतलब है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है दबाना। तो जो आपने एक राइट हैंड से जो हैंडल पकड़ा हुआ है, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, उस हैंडल को आपने स्क्वीज करना है, दबाना है। ठीक है? जैसे ही आप हैंडल दबाएंगे तो जो आपने जो फायर की नली पकड़ी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर की जो नली पकड़ी हुई है, उससे पाउडर रिलीज होगा और वो पाउडर आप आग पे डालेंगे। अब आग पे डालने का भी तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उसको जड़ में डालना है। इसके बाद आ जाता है सबसे आखिरी और सबसे अहम स्टेप, वो है हमारा लेटर एस से स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू मारना। ऐसे ही जब आपने नली एक हाथ से पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से आप हैंडल दबा रहे हो, तो नली को लेके आप आग की तरफ झाड़ू मार देंगे, ताकि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का पाउडर है वो पूरी आग पर फैल जाए। तो हमें क्या करना है? लास्ट स्टेप में स्वीप करना है, झाड़ू मारनी है। नली को हाथ में लेके झाड़ू की तरह उसको दोनों दिशाओं में घुमाना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो मेथड है, पास मेथड, ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस जो मेथड को आप अच्छे से याद कर लें, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। और कहीं भी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आग लग जाए, तो आप ये मेथड यूज करके आसानी से आग को बुझा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।